शैलेश सर, यस सर। स्टार्ट करें। हमने कहा पहले आपका आदेश प्राप्त हो जाए, उसके बाद में नहीं सर, नहीं स्टार्ट। आज हमारे मध्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री एडवोकेट श्री सौरभ अग्रवाल जी उपलब्ध हैं और इन्होंने बहुत ही कम समय में हमको इतना ज्यादा समय देने का कष्ट किया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त परिचय चूंकि हमारी प्रथा है तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो आप कृपया। सौरभ सर, जो अग्रवाल सौरभ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फर्म है उसके चेयरमैन हैं और सर केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्सेस में पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री सौरभ जी लॉ ग्रेजुएट हुए हैं 2008 में, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ सर लॉ ग्रेजुएट हुए अर्थात एडवोकेट भी हैं। इन्होंने जीएसटी की इम्प्लीमेशन होने के बाद लगभग 1000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधुओं को ट्रेन किया है ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है उसमें ये जीएसटी फैकल्टी भी रहे हैं और इन्होंने 100 से ज्यादा लेक्चर जो आईसीआई के आगरा, कानपुर, मथुरा और अदर सिटी में जो चैप्टर्स हैं वहां पर जाकर इन्होंने उद्बोधन भी दिए हैं। इन्होंने 1000 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं अलग अलग टेक्स्ट मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में। ये एज ए अच्छे लेखक और एक फैकल्टी के तौर पर taxman.com में पैनल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश टैक्स केसेस में भी इनका पैनल इनका नाम आता है। नेशनल टैक्स न्यूज में भी इनका नाम आता है और जैसे मैंने आपको बताया था आईसीआई के कानपुर, मथुरा, आगरा और CIACA में भी, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट आगरा में भी सर का नाम है। इन्होंने अलग अलग राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों पर अपना उद्बोधन दिया है एज ए गेस्ट स्पीकर। सर 50 से ऊपर सर्च और सीजर के केस हैंडल कर चुके हैं जीएसटी में ही। अकेले जीएसटी में इन्होंने 50 से ऊपर सर्च और सीजर के केस रजिस्टर्ड किए हैं, फाइट किए हैं जीएसटी एक्ट में। और इसके अलावा इन्होंने 100 केस जीएसटी अपील अथॉरिटी के सामने भी अपने प्रस्तुत किए हैं। सौरभ सर जो हैं कुछ विशेष कंपनियों के सलाहकार भी हैं, जैसे गेल इंडिया लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, आशीर्वाद पाइप्स, वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके अलावा बहुत सारी और अन्य फर्में हैं जिसमें सर ने अपना सलाह दी है। सर का एक उद्बोधन देने के लिए अलग से इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 600 से अधिक सब्सक्राइबर उनके हैं। इसके अलावा मैंने जब सर से पूछा कि सर आप किस विषय पर बोलना चाहेंगे तो सर ने कहा सर्च और सीजर पे बोलना चाहूंगा। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर इस विषय पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं, अगर आप कष्ट करें तो कुछ दूसरे विषय पर अगर हमसे वार्तालाप कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सौरभ सर ने बड़े उससे बोला कि भाई मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस विषय पे आपसे बात करूंगा। और आप विश्वास करिए 10 मिनट के अंदर सर ने सब्जेक्ट प्रस्तुत कर दिया जो क्या जो कैन अंग्रेजी में है कि वो जीएसटी के लिए जो बायर है उसको अनरजिस्टर्ड पर्सन से या नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से वो उसको मना कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमने सब्जेक्ट दिया। ये सब्जेक्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया और मैंने सर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और उसी विषय पर एक अछूता विषय है जो आज तक हम लोगों ने कहीं इस विषय में बात नहीं करी। आज सौरभ सर बड़े ही आत्मविश्वास के साथ दिख रहे हैं मुझे और इस पर उद्बोधन देंगे आज हम सभी को। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने माइक को म्यूट करके केवल सर की बात सुनिए और जो भी प्रश्न आपके मन में हो तत्काल उनसे आप पूछे। ऐसा सर से मैंने कहा है। सर का ये पूछता था कि आप कितना समय देंगे मुझे बात करने के लिए। हमने कि सर हमारे पास समय तो अनलिमिटेड है, लेकिन आप एक कोशिश करिए कि इसको 1.5 घंटे में कोशिश करिए ताकि आधे घंटे में जो कुछ क्वेश्चन बीच में आएंगे वो आप उसको जवाब दे सके, सवाल जवाब हमारा हो सके। तो सर ने कहा मैं कोशिश करूंगा, मैं 1.5 घंटे में इसको कन्वर्ट कर लूँ। और हमने कहा समय का सीमा नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे मेरा कहने का आशा ये था कि कुछ क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसका जवाब भी अपन 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा सौरभ सर से कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। सौरभ सर। स्पेशल थैंक्स शैलेश विश्वकर्मा जी।
Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with my fellow professional colleagues, my elder brothers, my respected senior members. I hope you all are doing good. First of all, I would like to thank the Association Uttar Pradesh Kar Adhivakta Sangathan Lucknow. उनके जो सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, हर्ष शर्मा जी हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट, ब्रजेंद्र सिंह बघेल जी, विश्वनाथ मिश्रा जी, मुकेश शर्मा जी, सभी जितने पदाधिकारी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ मुझे इस अपने मंच पे आमंत्रित किया है। साथ ही जो अन्य दो टैक्स बार एसोसिएशंस हैं जिनका हमारे साथ आज उपस्थिति दर्ज है, उनके सभी पदाधिकारी, छतरपुर जो ब्रांच है और हारदा जो जिले की मध्य प्रदेश की ब्रांच है, उन सभी के पदाधिकारी और अधिवक्ता साथी हमारे आज जुड़े हुए हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण एक विषय हम लोगों ने चुना है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1.5 घंटे में मैं आपको उन सभी विषयों पे, क्योंकि हालांकि ये विषय इतना बड़ा है और इट इज अ पैन इंडिया बेस्ड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है क्या विक्रेता की गलती की सजा क्रेता को दी जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सवाल है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और मैं आपको इस पूरे जो समय है उसका प्रयास करूंगा सदुपयोग कर सकूं, और 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र मैं आपको आज दे करके जाऊंगा जिनका ब्रह्मास्त्र तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उनका जो उपयोग है वो आपको ही करना पड़ेगा, और जो उनका उपयोग है आपको करना पड़ेगा एट द लेवल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। क्योंकि मैं आपको आगे मैं बताऊंगा कि मेरे कुछ केसेस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं और उनकी जब पहली हियरिंग पे जो जज साहब थे उनके यही सवाल थे कि सौरभ जी, आपने इतने सारे जो एविडेंसेस हमको हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, क्या ये सारे एविडेंसेस आपने अपने असेसिंग ऑफिसर को बताए थे कि आपने जो जिस कारोबारी से माल खरीदा था उससे संबंधित सारे साक्ष्य और जो भुगतान के माध्यम है आपके पास उपलब्ध हैं, तो सारे एविडेंसेस आपने उन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे थे या नहीं करे थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जो भी हमें लड़ाई करनी है वो लड़ाई करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लड़ाई जब बड़ी होती है तो वो लंबी भी होती है, ये हम सभी को मालूम है। तो किस तरीके से हमें लड़ना है, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें अपने जो रिटन सबमिशंस हैं या जो साक्ष्य हैं या अपना जो प्रहार है वो किस दिशा में किस तरीके से करना है, ताकि जो हमारा इनोसेंट बायर है, हम कभी भी एज एन एडवोकेट उन लोगों की वकालत नहीं करते जो वाकई में किसी करवंचन में लिप्त हो या दे आर इन्वॉल्व इन दी टैक्स इवेजन प्रोसेस। हम लोग उन लोगों के लिए, उन इनोसेंट बायर्स के लिए यहाँ लड़ेंगे जो वाकई में इनोसेंट हैं और उन्होंने एक बोनाफाइड बायर्स हैं और जिन्होंने पूरा जो प्रोसेस है वो सारे नियम कायदे कानून पूरे करके ही अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और उसके साथ ही मेरा कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं है, बस मैं चाहूंगा आपका मेरी आंखों में आंखें डाल के सीधे संवाद हो, और चैट बॉक्स मेरा निवेदन रहेगा कि सभी जितने हमारे साथी हैं चैट बॉक्स अपना ओपन रखें, ताकि हम लोग जो पिछले अगले जो 1 घंटा है उसमें जो संवाद है आपस का वो एक दूसरे से कर सके। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं प्रारंभ करूं अपना। जी सर, स्टार्ट करिए सर। जीएसटी कानून में सेक्शन 16 है जो आईटीसी के संबंध में बात करता है। जीएसटी कानून जब 2017 में आया था तो हम सभी को मालूम है आईटीसी से लेने की 4 शर्तें जीएसटी कानून में रखी गई। क्या थी वो 4 शर्तें? पहली शर्त थी दैट द बायर शुड हैव अ टैक्स इनवॉइस। दूसरी शर्त ये थी कि द बायर शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी शर्त ये थी द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्सेस, और जो टैक्स का भुगतान करना है दैट कैन बी बाय वे ऑफ ए कैश लेजर और बाय वे ऑफ ए क्रेडिट लेजर। चौथी जो शर्त थी वो ये थी कि दैट द बायर शुड हैव फाइल्ड हिज 3B, यानी कि जो उसका मासिक रिटर्न 3B है वो फाइल उसने कर दिया हो। अगर बायर ये 4 शर्तें पूरी कर देगा तो उसको आईटीसी मिल जाएगी। अगर इन 4 शर्तों का अनुपालन नहीं हो पाएगा तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रावधान है वो जब जीएसटी लागू हुआ था तब ये प्रावधान आया था। अब इसमें इस प्रावधान में जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि द सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्सेस, यानी कि विक्रेता के कर चुकाने पर ही क्रेता को आईटीसी मिलने का प्रावधान जीएसटी कानून में बना है। फिर एक 5वीं शर्त जोड़ी गई फाइनेंस एक्ट 2021 से, जिसका क्रियान्वयन जो है वो 1 जनवरी 2022 से किया गया, और आपका सेक्शन 16(2) में एक क्लॉज डाला गया, क्लॉज AA,
और उसमें ये बोला गया कि आईटीसी आपको तब मिलेगी व्हेन योर सप्लायर हैज फर्निश्ड द इनवॉइस एंड इट इज कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, यानी कि विक्रेता ने अपना जो बिल है, संबंधित बिल अपने जीएसटीआर 1 में दर्ज किया हो और बायर को उसका क्रेडिट तब मिलेगा जब उसके पोर्टल पे जीएसटीआर 2A में वो बोलेगा। तो मैं अगर बात करूं एज ऑन डेट, जीएसटी कानून में 5 ऐसी शर्तें हैं, जब वो बायर 5 इन शर्तों को पूरा करेगा तभी उसको जो आईटीसी है वो अनुमन्य होगा। तो ये तो कानून की बात है। अब समस्या का जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि कई केसेस में, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन में एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को आयरन स्क्रैप बेचा 1 करोड़ रुपए का। आयरन स्क्रैप पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है, यानी कि 1 करोड़ पे जो टैक्स जीएसटी बना दैट इज 18%। ए ने माल बेचा बी को, बी ने अपना उसमें 10% मार्जिन जोड़ा। 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 10 लाख का माल पे 18% से वो माल बेच दिया मिस्टर सी को। अब मिस्टर सी के जो इनवॉइस आया उसमें जो आईटीसी थी वो थी 19,80,000 रुपए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या अब मिस्टर ए ने 18 लाख रुपए सरकार को नहीं चुकाए, लेकिन मिस्टर बी ने अपना क्रेडिट का इस्तेमाल करते हुए 18 लाख रुपए चुका दिए और सी को माल बेच दिया। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, ये जो 19,80,000 की जो आईटीसी है वो मिस्टर सी को जीएसटी कानून के हिसाब से मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि मिस्टर सी ने 5 ही शर्तें मान लीजिए पूरी करी हैं। उन्होंने माल प्राप्त किया है, उनके पास इनवॉइस है, बी ने अपना क्रेडिट लेजर का उपयोग करके टैक्स भी चुकाया है, मिस्टर बी ने अपना जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया है और वो सी के पोर्टल पे बोल रहा है। लेकिन सरकार को टैक्स नहीं मिला क्योंकि मिस्टर ए ने 18 लाख रुपए सरकार को नहीं चुकाए हैं। तो इस तरीके के अनेक मामले ऐसे हैं जो हमारे सामने आते हैं और आगे भी आएंगे। तो ऐसे मामलों में अब सवाल उठता है कि मिस्टर सी के हाथ में व्हाट इज द रिकोर्स, व्हाट इज द सॉल्यूशन इन द हैंड्स ऑफ सी। क्या मिस्टर सी को 19,80,000 रुपए की आईटीसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले महीने मैं एक वेबिनार में था, तो सीबीआईसी जो डीजीआई कमिश्नर है मिस्टर उपेंद्र गुप्ता जी, उनसे सीधे रूबरू होने का मौका मिला और यही सवाल मैंने उनके समक्ष रखा कि मान लीजिए मेरे 2A में 5 लाख रुपए नहीं बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मेरा ऑडिट कंप्लीट हुआ और ऑडिट के दौरान जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का टैक्स जमा कराने का एक जो चिट्ठी होती है वो मुझे पकड़ा दी। तो उनका ये कहना था, देखिए सौरभ जी, जीएसटी कानून को आप पढ़ें। जीएसटी कानून में एक है सेक्शन 155 और सेक्शन 155 में लिखा हुआ है कि द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द एलिजिबल आईटीसी इज ऑन द बायर, यानी कि जो आईटीसी अनुमन्य है या नहीं है इसका पूरा दायित्व बायर के कंधों पे है। यानी कि मैंने कोई भी माल खरीदता हूं मैं, तो ये मेरे ऊपर दायित्व है कि उसकी आईटीसी मुझको एलिजिबल है या नहीं है। ये जीएसटी कानून में सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट है, उसमें सेक्शन 155 में लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट का काम क्या है? डिपार्टमेंट का काम है केवल एलिगेशन लगाना। अगर उनको कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जिससे ये उनको लगता है कि जो सप्लायर है उसने टैक्स नहीं चुकाया है, तो वो केवल आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। लेकिन एज अ बायर आप क्या करेंगे? आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस क्रेडिट को विभाग के सामने प्रमाणित करिए कि दैट दिस इज माय वैलिड आईटीसी। अगर आप प्रमाणित कर देंगे तो वो आईटीसी आपको मिल जाएगी। अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट आईटीसी। तो ये एक सेक्शन जीएसटी कानून में बना हुआ है जिसका संज्ञान लेना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो क्या जीएसटी कानून में प्रावधान है। तो ये जो समस्या डेवलप हो रही है कि फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर हाउ कैन द बायर बी पेनलाइज्ड, क्या कोई कर कानून ऐसा हो सकता है या कोई भी कानून ऐसा भारतवर्ष में बन सकता है जिसमें एक आदमी की गलती की सजा किसी दूसरे आदमी को दे दी जाए? मान लीजिए मैं बायर हूं, मेरे पास वैलिड ईवे बिल है, वैलिड बिल्टी है, मैंने माल प्राप्त किया है, बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट किया है, जो मेरा सप्लायर है वो जीएसटी पोर्टल पर रेगुलर सप्लायर प्रदर्शित हो रहा है, जीएसटी का पंजीयन जो कि अब इतने लंबी प्रक्रिया और ऑथेंटिक प्रक्रिया से गुजरता है, विभाग ने उसको पंजीयन दिया है, और आई एम अ जेन्युइन बायर।
यदि सप्लायर टैक्स नहीं चुका के भाग जाता है तो दैट इज माय फॉल्ट एंड आई हैव टू पे फॉर दैट फॉल्ट। तो ये एक जो समस्या है, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये पुराने जितने भी कर कानून थे, चाहे वो वैट एक्ट हो, चाहे वो पुराने सेंट्रल एक्साइज के कानून थे, वो सारे ही कानूनों में ये समस्या थी। तो जैसे उन समस्याओं का उच्च न्यायालयों ने जो जवाब दिया है, वही जवाब जो है अब जीएसटी कानून में उसका जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो दे आर इन फेवर ऑफ द बायर। तो प्रॉब्लम हम सभी को समझ में आ गई। आज का जो चर्चा का विषय है, जिसपे हम अगले काफी देर तक बात करने वाले हैं, वो चर्चा का विषय ये है कि कैन द डिपार्टमेंट पनिश द इनोसेंट एंड द ऑनेस्ट बायर। क्या डिपार्टमेंट इनोसेंट या ऑनेस्ट बायर को पनिश कर सकता है, उसकी आईटीसी डिसअलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको 4 ऐसे ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, और उन चारों ब्रह्मास्त्र का किस तरीके से आपको उपयोग करना है, वो आपको उपयोग एट द लेवल ऑफ द असेसिंग ऑफिसर करना है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला ब्रह्मास्त्र ये है कि एक लीगल मैक्सिम है, और वो लीगल मैक्सिम ये कहती है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी कानून में किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए बाधित नहीं किया जा सकता जो कार्य करना उसके लिए असंभव हो। यू कैन नॉट कंपेल अ मैन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। अब मान लीजिए मैं बायर हूं और मैंने किसी से माल खरीदा, तो क्या मेरे लिए जीएसटी पोर्टल पे ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे मैं पूर्णतः प्रमाणित कर सकूं कि द सप्लायर हैज पेड द टैक्स? एज ऑन डेट जीएसटी कानून में, जीएसटी पोर्टल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए बड़ा ही एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शमशेर सिंह। और ये जो जजमेंट है उसको दी लर्नेड एडवोकेट मिस्टर राम जेठमलानी ने फाइट आउट किया था। और इसके पेज 10 पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट हाउएवर मैंडेटरी अ प्रोविजन मे बी, बट यू कैन नॉट कंपेल अ मैन टू डू समथिंग विच इज नॉट इन हिज एम्बिट। जो उसके लिए कार्य करना असंभव है, आप उसको उस कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने आपको लीगल मैक्सिम बताई, इसका बड़ा ही एक रिसेंटली एक जीएसटी कानून में भी एक जजमेंट आया है, और ये जजमेंट आया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, इन द केस ऑफ मैसर शिव एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और ये 4 फरवरी 2022 का ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट, इस जो केस है उसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। इस केस में क्या हुआ था, ये जो शिव एंटरप्राइजेस है, ये एक जो सप्लायर थे, और इनका माल जो गाड़ी रास्ते में जा रहा था, और रास्ते में जो सचल दल अधिकारी है, जो मोबाइल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उस माल को, वाहन को रोक के उसको जब्त कर लिया, उनको शोकॉज नोटिस दे दिया। शोकॉज नोटिस इस कारण से दिया कि जिस इंसान से, जिस उनके सप्लायर से माल खरीदा था, वो माल जो है उसकी परचेजेस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो गलती थी दैट वाज फ्रॉम द एंड ऑफ द सप्लायर। तो इस जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्वर में बड़े ही स्ट्रिक्ट लफ्जों में कहा कि जीएसटी कानून के अंदर यू कैन नॉट पनिश द बायर फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर, फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर द बायर कैन नॉट बी पेनलाइज्ड। और वो जो जब्ती का नोटिस था सेक्शन 133 का, उसको रिलीज करा, वाहन को रिलीज करा, और ये मत स्थापित किया जीएसटी कानून में जो लीगल मैक्सिम है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, उसका संज्ञान लिया, और जो बायर है उसके पक्ष में निर्णय देकर उसको रिलीफ दिया गया। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट, एक रिसेंट 4 फरवरी 2022 को एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, और इसका संज्ञान अगर हम लेंगे तो दैट इज मच बेटर। अब दूसरा ब्रह्मास्त्र ये है कि पुराने वैट कानून में, हम सभी को मालूम है जीएसटी से पहले सभी राज्यों में, पूरे भारतवर्ष में वैट कानून इंप्लीमेंटेड था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दैट ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जजमेंट है इन द केस ऑफ महालक्ष्मी कॉटन गिनिंग प्रेसिंग एंड ऑयल इंडस्ट्रीज। केवल महाराष्ट्र हाईकोर्ट के उस जजमेंट का एक एडवर्स जजमेंट है। उसके अलावा ऑल द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ इंडिया हैव गिवन फेवरेबल जजमेंट्स इन द फेवर ऑफ द बायर। यानी कि जितने भी उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने वैट कानून में, वैट जो कर प्रणाली जब लागू थी, तो उन्होंने जो निर्णय दिए हैं वो निर्णय दिए हैं
क्रेता कारोबारी के पक्ष में। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जैसे एक मामला आया था दिल्ली हाईकोर्ट का, दिल्ली हाईकोर्ट की मैं आपको बताऊं, अगर आप दिल्ली वैट एक्ट को स्टडी करेंगे तो दिल्ली वैट एक्ट में एक सेक्शन 9 था, सबसेक्शन 1 क्लॉज जी। 9(1)(g) में लिखा हुआ था कि सेलर के टैक्स चुकाने पर ही बायर को आईटीसी मिलेगी, ऐसा दिल्ली वैट एक्ट के कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 9(1)(g) में। तो ये जो प्रावधान है जीएसटी कानून में 16(2)(c) का जो ये लाए हैं कि सेलर जब टैक्स चुकाएगा तभी बायर को आईटीसी मिलेगी, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोविजन। ये जो प्रावधान था ये पहले भी कई राज्यों के वैट कानून में मौजूद था, और उसमें से एक एग्जांपल दिल्ली वैट कानून का है। और दिल्ली वैट कानून में जो एक लैंडमार्क जजमेंट आया था हमारे पास, वो था अराइज इंडिया लिमिटेड के केस में, डबल बेंच का जजमेंट, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था, जिसमें 20 और अलग रिट पिटिशंस को क्लब किया गया था। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था ये जो 9(1)(g) का प्रावधान है इसको हम रीड डाउन करेंगे और उसमें उसका मतलब ये पढ़ेंगे कि उसमें अगर कोई इनोसेंट बायर है जिसने जेन्युइन ट्रांजैक्शन किया है तो वो उस 9(1)(g) के प्रावधान से कवर नहीं होगा। तो उन्होंने उसको रीड डाउन किया और इनोसेंट बायर जो था उसके पक्ष में वो निर्णय दिया गया। अब जो दिल्ली सरकार थी वो इस जजमेंट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय गई, सुप्रीम कोर्ट गई, and Supreme Court has dismissed the department appeal of the Delhi government, और ये SLP नंबर है 36750 ऑफ 2017 जो 26 अक्टूबर 2017 को आया था। और ये अराइज इंडिया के मामले में जो सेटल डाउन लॉ हुआ था वो ये हुआ था कि इनोसेंट बायर विल बी प्रोटेक्टेड। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट में जो तमिलनाडु वैट एक्ट है, तमिलनाडु वैट एक्ट में सेक्शन 19 है, सेक्शन 19(1), अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा तमिलनाडु वैट एक्ट। और उस सेक्शन 19(1) में भी ये लिखा था कि व्हेन द सप्लायर विल पे द टैक्स, विल एक्चुअली पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओनली देन आईटीसी विल बी अलाउड टू द बायर। यानी कि विक्रेता के कर चुकाने पे ही क्रेता कारोबारी को आईटीसी मिलने का प्रावधान तमिलनाडु वैट एक्ट में भी था। तो मद्रास हाईकोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे आए हैं जहां पे उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि द इनोसेंट बायर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसडीड ऑफ द सेलर। इसमें से 2 ऐसे मामले हैं लैंडमार्क, एक अल्ताफ शू प्राइवेट लिमिटेड का है, रिट पिटीशन नंबर 14349 ऑफ 2011, और एक इन्फिनिटी होलसेल लिमिटेड का मामला आया था 6 नवंबर 2014। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि ये जो विक्रेता के कर चुकाने की जो अनिवार्यता है जीएसटी कानून में, ये कोई नया क्लॉज नहीं है, ये कोई नई रूल नहीं है। दिस जो ये प्रावधान था ये पुराने वैट कर कानून में ऑलरेडी मौजूद था अनेक राज्यों के, और उन राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने इनोसेंट बायर्स के पक्ष में निर्णय दिया था। तो ये इनका संज्ञान हमें लेना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मद्रास के बाद हम लोग चलते हैं वैट कानून में इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या मत था ऐसे मामलों में जहां पे गलती करी है सप्लायर ने और खामियाजा भुगतना पड़ा था बायर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 1 दर्जन से ज्यादा मामले कारोबार बायर के पक्ष में दिए हैं, और उसने कहा है कि मान लीजिए सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, मान लीजिए जून, और जो बायर है उसने जो परचेजेस करी हैं वो उससे पहले परचेज करी है, यानी कि बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे मामलों में द जजमेंट हैज बीन गिवन इन द फेवर ऑफ द बायर, यानी कि बायर के पक्ष में निर्णय दिया गया है। 2 ऐसे मामले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एक तो मॉडर्न स्टील ट्रेडर्स का एक मामला है जिसमें रिवीजन 2004 और 2013 उच्च न्यायालय ने जो विभागीय अपील थी उसकी खारिज करी है। उसके अलावा किशन लाल पवन कुमार का एक जजमेंट है 17 अप्रैल 2015 का, जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपीटेडली ये स्टैंड लिया है कि यदि सप्लायर का जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो पंजीयन है, वो यदि बाद में कैंसिल होता है और जो बायर की परचेजेस हैं वो उस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से पहले की हैं, और बायर और जो सप्लायर और बायर में देयर इज नो कन्वीनियंस, देयर इज उनके आपस में कोई मिलीभगत प्रमाणित नहीं हो पाती है, तो अगर बायर इनोसेंट है तो उसको आईटीसी का लाभ मिलना चाहिए। तो ये तो अब बात हुई जो पुराने कर कानून थे, वैट कानून थे, उसमें अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें अनिवार्यता होते हुए भी विक्रेता के कर चुकाने की तो भी बायर के पक्ष में
जो निर्णय है वो दिए गए थे। अब है तीसरे ब्रह्मास्त्र की बारी। तीसरा जो ब्रह्मास्त्र मैं आपको देना चाहता हूं, अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं अंडर दी सेंट्रल एक्साइज एक्ट। जो सेंट्रल एक्साइज कानून है वो 1944 का कानून है। दैट इज एन एक्ट ऑफ 1944 और 78 साल पुराना ये कानून है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। और सेंट्रल एक्साइज में जो आईटीसी होती है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं सेनवैट क्रेडिट, हम सबको ये बात मालूम है। और जो सेंट्रल एक्साइज रूल्स थे, सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944, सेंट्रल एक्साइज रूल्स 1944 में एक रूल था, रूल 57 कैपिटल ए क्लॉज 6। तो ये जो रूल था, सब रूल था क्लॉज 6 57A6, इसमें लिखा था दैट द मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो बायर मैन्युफैक्चरर है, ही शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू एंश्योर दैट द एक्साइज ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन द इनपुट्स। यानी कि जो निर्माता कारोबारी है उसको वो सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू एंश्योर दैट कि जो उसने माल खरीदा है उसके जो एक्साइज ड्यूटी सरकार को चुकाई गई है या नहीं चुकाई गई है। अगर चुकाई गई है तो एज अ बायर वो सेनवैट क्रेडिट ले सकता है, अन्यथा उसको सेनवैट क्रेडिट मिलने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये सेंट्रल एक्साइज में प्रावधान था। तो इसमें एक मामला आया है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है, और जजमेंट है इन द केस ऑफ मैसर्स के इंडस्ट्रीज। 26 अगस्त 2013 का मामला है, इन द केस ऑफ SLP 7031 ऑफ 2013। यानी कि आप समझ लीजिए 1944 का कानून है जिसको 78 साल हो चुके हैं, और लागू होने के 69 ईयर्स बाद इस बात को स्टैब्लिश किया गया कि ये जो प्रावधान है कि बायर को सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप पढ़ेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दैट टेकिंग ऑल रीजनेबल स्टेप्स does not mean that the assessee is required to verify from the department whether duty is paid or not, as it is impractical and it will cause delay। यानी कि बायर रीजनेबल स्टेप्स उठाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रत्येक जो इनवॉइस माल खरीद रहा है उसका डिपार्टमेंट में जाके एनओसी लेगा और डिपार्टमेंट से बोलेगा इस पे टैक्स चुकाया गया है या नहीं चुकाया गया है। अगर एक्साइज ड्यूटी चुकाई गई है तो मुझे आईटीसी अनुमन्य होगी, और अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं चुकाई गई है तो नॉट ITC will not be eligible सेनवैट क्रेडिट। तो ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट कि इट इज impracticable फॉर द बायर that he will run after the department to take the NOC of each invoice। तो ये एक डबल बेंच का मामला है इन द केस ऑफ मैसर्स के इंडस्ट्रीज, इन द केस ऑफ सेंट्रल एक्साइज रेजीम। तो अगर आप पुरानी जो व्यवस्था है, पुराने जो ये मामले हैं, उन सभी मामलों में ये अनिवार्यता थी कि जब सप्लायर टैक्स चुका देगा तो ही बायर को क्रेडिट मिलने का एक नियम बनाया गया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो बायर के लिए ये चेक करना प्रत्येक इनवॉइस के मामले में कि सप्लायर ने टैक्स चुकाया है या नहीं चुकाया है, इट इज इम्प्रैक्टिकल। अब मान लीजिए मैं कोई कारोबारी हूं और आगरा में बैठा हूं और मैं पूरे भारतवर्ष से माल खरीदता हूं, कुछ तमिलनाडु से खरीदता हूं, महाराष्ट्र से खरीदता हूं और दूर दराज जो राज्य हैं उनसे खरीदता हूं। तो क्या ये मेरे लिए प्रत्येक इनवॉइस को चेक करना कि वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स और नॉट, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, नीदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जो जजमेंट है दैट हैज बीन गिवन इन द फेवर ऑफ द बायर। तो ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट था सेंट्रल एक्साइज में। तो ये तो मैंने बात करी पुराने वैट कानून की और पुराने जितने सेंट्रल एक्साइज का ये जो लैंडमार्क जजमेंट था, जो 70 साल की लड़ाई के बाद जो निष्कर्ष निकला है, वो निकला है क्रेता कारोबारियों के पक्ष में। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ यही करा कि लड़ाई जब बड़ी होती है तो उसकी जो अवधि होती है वो भी बड़ी होती है। तो हम सभी एज एन एडवोकेट हम लोग तैयार हो जाएं कि अब हमें ये लड़ाई लड़नी है, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं विच आर इनोसेंट, विच अगर आपको मालूम है कि उनके ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है, कोई आपस में कन्विंस नहीं है, बायर और सेलर की आपस में मिली भगत नहीं है, तो वी हैव टू फाइट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द बायर, और ये लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। अब चलते हैं, जो चौथा ब्रह्मास्त्र है वो मैं आपको देता हूं। अब ये तो बात हो गई पुराने कर कानून की। अब बात करते हैं जीएसटी में क्या ऐसे कोई मामले आए हैं, कुछ उच्च न्यायालयों के, कुछ ऐसे जो उच्च न्यायालय हैं उनका क्या मत
है इस विषय को लेकर, क्योंकि दिस इज अ पैन इंडिया प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले ही बताया, जो टॉपिक ये है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द बायर्स इन ऑल द स्टेट्स, चाहे आप उत्तर प्रदेश में हो, एमपी में हो या किसी भी राज्य में हो। जीएसटी में दिस इज अ पैन इंडिया बेस्ड प्रॉब्लम। तो आपको इस विषय में अपने बायर को यदि प्रोटेक्ट करना है, उसको संरक्षण देना है, उसके लिए लड़ना है, तो आपको अपने जो ये चारों ब्रह्मास्त्र जो हैं आपको रखने ही पड़ेंगे, और यू हैव टू मेक आउट अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर योर क्लाइंट। तो पहला एक ऐसा मामला आया है मद्रास हाईकोर्ट का। मद्रास हाईकोर्ट का ये मामला है, रिट पिटीशन नंबर है 2127 ऑफ 2021, और ये बड़ा ही एक लैंडमार्क एक जजमेंट है इन द केस ऑफ मैसर्स डी.वाई. बेथल एंटरप्राइजेस। और ये जो मामला है, इसमें 17 पिटीशंस को और क्लब किया गया था। और इस जो जजमेंट आया है, ये जो केस है, इसके फैक्ट्स ये थे कि इसमें एक सेलर थे, मिस्टर चार्ल्स जो है वो रॉ रबर शीट्स का कारोबार करते थे, और उन्होंने जो अपने बायर है उसको माल बेचा, जो डी.वाई. बेथल एंटरप्राइजेस था। मिस्टर डी.वाई. बेथल जो थे, जो एंटरप्राइजेस थी, उसने जो परचेज का भुगतान किया था और जो टैक्स किया था, वो ज्यादातर मेजॉरिटी बैंक के माध्यम से किया था। सारे प्रपत्र, ई-वे बिल, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, सारी चीजें उनके पास थी। और इस केस की विशेष बात ये थी कि द बायर एंड द सेलर वर विद इन द सेम जुरिस्डिक्शन, और सेम जुरिस्डिक्शन में होने के बावजूद भी नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द सेलर, इवन नो एग्जामिनेशन वाज डन ऑफ द मिस्टर चार्ल्स, ही वाज नॉट इवन क्रॉस एग्जामिन्ड, ही वाज नॉट इवन गिवन अ शो कॉज नोटिस, और सीधे जो भी टैक्स की वसूली है वो इनोसेंट बायर से करी थी। बायर डी.वाई. बेथल एंटरप्राइजेस उच्च न्यायालय पहुंचा और उसने अपनी ग्रीवेंस रखी कि बिना किसी कर कानून के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, हाउ कैन यू पनिश द बायर, क्योंकि बायर इनोसेंट है, वो समय से अपना टैक्स चुकाता है, समय से अपने रिटर्न भरता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर द कैच होल्ड ऑफ द बायर एंड आस्क हिम टू पे द टैक्स, एंड और वो भी टैक्स जो उसने अपने सेलर को चुका दिया है, अब वो, एंड इफ ही इज गोइंग टू पे द टैक्स अगेन टू द गवर्नमेंट, this will lead to the double taxation, and not only double taxation, it is against the basic intention of any tax law. तो इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा ही सख्त एक डिसीजन दिया है, और उन्होंने ये कहा है, पहले तो ऑर्डर क्वैश किया गया जिससे आईटीसी जो है वो डी.वाई. बेथल से वसूली गई थी। सेकेंडली, द रिकवरी प्रोसीडिंग्स वाज टू बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर चार्ल्स, and the matter was remanded back to the same assessing officer who has, without taking any pain, punished the buyer for the wrong deed of the seller. तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है, 24 फरवरी 2021 का ये निर्णय है जिसका संज्ञान हमें लेना है। और ये पहला शायद ऐसा एक निर्णय जीएसटी कानून में आया था जो कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे स्टार्ट हुआ है, जैसे कि वैट कानून में और सेंट्रल एक्साइज कानूनों में उच्च न्यायालयों ने बायर जो क्रेता कारोबारी हैं उनके पक्ष में निर्णय दिए थे। तो दिस वाज द जजमेंट। दूसरा एक मामला आया है फ्रॉम द छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, और ये मामला आया है मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, 26 जून 2021 का ये मामला है। इन द केस ऑफ रिट पिटीशन नंबर है 94 ऑफ 2021। इस बैल्को के केस में क्या हुआ, उसका जो 3B फाइल किया था भारत एल्यूमिनियम कंपनी ने, उस 3B में उसने आईटीसी लीज थी 954 करोड़ की, और जो जीएसटीआर 2A था वो बोल रहा था 866 करोड़ का, यानी कि उसमें जो विसंगति थी वो थी 88 करोड़ की। मतलब 2A 3B में 88 करोड़ रुपए ज्यादा लिए गए थे और 2A में वो बिल नहीं बोल रहे थे। तो इस केस में क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने बायर को, जो कि एक लिमिटेड कंपनी थी, उसको ये बोला कि आपके 88 करोड़ ब्याज सहित आप जमा करा दीजिए, अगर आप ये पैसा जमा नहीं कराएंगे तो वी विल डू ए 74 अगेंस्ट यू, हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करके आपसे ये पैसा जबरन डिपॉजिट करवाएंगे। तो इस मामले में क्या हुआ, एक जो कंसल्टेंट थे, जो लॉयर था, उसने ये बोला कि एक भारत सरकार की प्रेस रिलीज थी 4 मई 2018 की। अगर आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड दिस प्रेस रिलीज ऑन द PIB साइट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें भारत सरकार ने स्वयं बोला है कि जीएसटी कानून में देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ द आईटीसी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। जीएसटी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पे बायर की आईटीसी का ऑटोमेटिक रिवर्सल होना है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सेलर। अगर कोई डिफॉल्ट होता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू फर्स्ट पेनलाइज द सप्लायर एंड
only in exceptional circumstances where there is a connivence between the buyer and seller, आपस में मिली भगत आप डिपार्टमेंट प्रमाणित कर देता है, केवल उन सिलेक्टेड एक्सेप्शनल केसेस में ही बायर को आप पिनलाइज कर सकते हैं। तो इस मामले में जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट था उसने ये कहा था कि जो 88 करोड़ है आप सिर्फ 5% टैक्स जमा करा दीजिए, और 5% टैक्स जमा करा के द मैटर वाज रिमांडेड बैक। और इस मामले में उन्होंने ये हेल्ड किया कि दैट रिकवरी शुड अटेम्प्ट ऑफ रिकवरी शुड बी मेड फ्रॉम द सप्लायर। तो सप्लायर से पहले आप कर वसूलने का विभाग प्रयास करेगा, और अगर प्रयास करने के बावजूद केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जहां पे बायर इनोसेंट नहीं प्रमाणित हो जाता है कि दैट ही इज इन कन्विंस विद द सप्लायर, ओनली इन दैट केस यू कैन पेनलाइज द बायर। तो ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसका संज्ञान, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जीएसटी कर प्रणाली में व्हाट दे हैव डन इज कि सभी कारोबारियों को चिट्ठियां दे दी हैं कि आपके जीएसटीआर 2A में बोल रहे हैं मान लीजिए 10 लाख रुपए, और आपके जीएसटी आपने क्लेम कर रखे हैं मान लीजिए 15 लाख रुपए। तो क्या जीएसटीआर 2A में अगर बिल नहीं बोलेंगे तो क्या आईटीसी रिवर्स हो जाएगी? द आंसर इज बिग नो, क्योंकि जो पांचवी शर्त मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, जो 2A में बिल प्रदर्शित होने की जो शर्त थी वो आई है 1 जनवरी 2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 से पहले जितने भी मामले हैं उसमें जीएसटीआर 2A की इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटीआर 2A। इवन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भारती एयरटेल, अभी जो रिसेंट एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2A इज ओनली इज एन इंडिकेटिव एंड इज सपोर्ट टू द बायर सो दैट ही कैन चेक वेदर द सप्लाईज मेड हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर और नॉट। जीएसटीआर 2A के बिहाफ पे कोई आईटीसी का रिवर्सल बायर के समक्ष नहीं होना है बिफोर 1st of January 2022, and this is a classic example in the case of Bharat Aluminium Company Limited. इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट का डबल बेंच का एक और जजमेंट आया है जीएसटी कर प्रणाली में, और रिट पिटीशन नंबर है 7063 ऑफ 2021। इसमें जो ये कारोबारी था, इनके पास एक दिन चिट्ठी आती है, और चिट्ठी आती है 25 अप्रैल 2019 को, और चिट्ठी ये आती है कि आपका जो सप्लायर है उसने फर्जी इनवॉइस जारी किया है और आप 1.5 करोड़ रुपए अपने ऑटोमेटिक रिवर्सल कर दीजिए। तेलंगाना हाई, और अगर आपने ये 1.5 करोड़ रुपए रिवर्स नहीं करे तो हम 74 की कार्रवाई करके आपसे ये 1.5 करोड़ ब्याज सहित वसूल लेंगे। क्या एक बायर को चिट्ठी भेज के आप 1.5 करोड़ की वसूली कर सकते हैं? इस चिट्ठी से अग्रीव्ड होके जो कारोबारी है वो उच्च न्यायालय पहुंचा। उच्च न्यायालय ने बड़े ही कड़े शब्दों में ये बोला है दैट द कार्ट कैन नॉट बी पुट बिफोर द हॉर्स। आप घोड़े गाड़ी को घोड़े से आगे नहीं रख सकते। भाई घोड़ा गाड़ी आगे रहेगी, घोड़ा पीछे रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और आपको अगर रिवर्सल करना है तो आप जीएसटी कानून में जो व्यवस्था है सेक्शन 74 है, जिसमें ये पूरी व्यवस्था दी गई है कि आप बायर को चिट्ठी भेजिए, उससे जवाब मांगिए, उसके जो एविडेंसेस हैं वो आप उनसे एविडेंसेस लीजिए। और इस मामले में जो डीम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का मामला है, इसमें जो कारोबारी ने 35 लाख रुपए जमा कराए थे वो कारोबारी को दोबारा वापस करे गए 7% ब्याज के साथ। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक मामला आया है तेलंगाना हाईकोर्ट का, डबल बेंच का ये मामला था, जिसमें बड़े ही सख्त शब्दों में उच्च न्यायालय ने बोला है कि आप बिना पर्याप्त कार्रवाई के, बिना उचित कार्रवाई के जो बायर है, जो क्रेता कारोबारी है, उसको आप दंडित नहीं कर सकते। तो इस लड़ाई में ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक जजमेंट है, और तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज इन फेवर ऑफ द बायर। तेलंगाना हाई कोर्ट के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट में भी इन अ वेरी रीसेंट जजमेंट इन द केस ऑफ एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, 13 दिसंबर 2021 का ये मामला है। मेरा निवेदन है अगर किसी का स्पीकर ऑन हो तो प्लीज उसको आप म्यूट कर देंगे तो इट वुड बी मच इजियर। शायद हरि किशन जी का स्पीकर ऑन है, थैंक यू। कैलकाटा हाईकोर्ट ने का ये मामला आया है जीएसटी कर प्रणाली में, और ये मामला है 13 दिसंबर 2021 का ये मामला है, और रिट पिटीशन नंबर है 12964 ऑफ 2019, और ये मामला आया है एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस।
और इस मामले में फैक्ट्स ये थे कि विभाग ने ये एलिगेशन लगाया था कि जो सप्लायर है वो फिक्टिशियस सप्लायर है एंड ही हैज इशूड फेक इनवॉइसेस, और जो सप्लायर है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, बट इट इज कैंसिल्ड आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, यानी कि बायर ने माल खरीदा है पहले और सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है बाद में। जैसा कि वैट कर प्रणाली में मैंने आपसे अभी कुछ निर्णय शेयर किए थे, उसी बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में डिस्कस हुआ है। एंड हम सभी को मालूम है कि ट्राइब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, और उच्च न्यायालय कभी भी फैक्ट्स पे निर्णय नहीं देता है, इट ओनली गिव्स डिसीजंस ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो इस जो ये मामला है एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का, इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मैटर को रिमांड किया है और ये बोला है कि दैट इफ द ट्रांजैक्शन, असेसिंग ऑफिसर ये चेक कर लें, इफ द ट्रांजैक्शन इज बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर देन आईटीसी शुड नॉट बी अलाउड। आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में अगर आपकी बात असेसिंग ऑफिसर नहीं सुनेगा या अपीलेट अथॉरिटी पे आपकी सुनवाई नहीं होगी, तो उच्च न्यायालय आपकी प्रॉब्लम समझ के आपके हित में निर्णय देगा। So this is a very important judgment which I felt it sharing it with you all. कलकत्ता हाई कोर्ट का ये निर्णय आया है। उसके बाद ही एक और मामला इसी एलजीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज के निर्णय का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिसेंटली लास्ट मंथ 5 मई 2020 को इन द केस ऑफ मैसर संचिता कुंडू रिट पिटीशन नंबर 7231 ऑफ 2022 यही जजमेंट दिया है, वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर वाज कैंसिल्ड आफ्टर द सेल वाज मेड। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है और विभाग जो है वो बायर से आईटीसी वसूलने का प्रयास करता है। तो इस मामले में भी, संचिता कुंडू के मामले में भी, द मैटर हैज बीन रिमांडेड बैक विद अ डायरेक्शन to the AO that if the transaction is before the cancellation of the registration of the supplier, then ITC to the buyer should be allowed। यानी कि अगर खरीद हुई है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होने से पहले तो बायर को आईटीसी मिलनी चाहिए। दिस अगेन इज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट। रिट पिटीशन नंबर है 7231 ऑफ 2022। आप अगर गूगल करेंगे इस रिट पिटीशन को तो यू विल फाइंड दिस recent judgment and very landmark judgment under the GST regime, जहां पे you can fight it out for your innocent buyer। तो ये इन सभी ब्रह्मास्त्रों को आपको अपने पास रखना बेहद ही जरूरी है अगर अपने आप को अपने क्लाइंट के लिए वाकई में लड़ाई लड़नी है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो लड़ाई है वो आप असेसिंग ऑफिसर के सामने करेंगे तो ही मे नॉट लिसन टू यू। यही लड़ाई आप अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने लड़ेंगे, दे मे नॉट लिसन टू यू। लेकिन जब आप उच्च न्यायालय में जाएंगे तब उच्च न्यायालय आपसे ये पूछेगा, उच्च न्यायालय, कि आपने असेसिंग ऑफिसर लेवल पे, फर्स्ट अपील के लेवल पे क्या लड़ाई करी, आपने क्या एविडेंसेस दिए, आपने वो भुगतान का माध्यम, आपने ई वे बिल की कॉपी, इनवॉइस, ऑल दोज एविडेंसेस आपने अपने जो कर निर्धारण अधिकारी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करे। अगर प्रस्तुत करे होंगे तो उच्च न्यायालय आपके साथ खड़ा होगा, उचित डायरेक्शंस देगा in the protecting the interest of the innocent buyer। अगर आपने लड़ाई ही नहीं लड़ी, आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे या एओ के सामने कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं करे, आपने जो 74 की कार्रवाई है उसमें छोटा सा अपना एक रिप्लाई या एक पेज का रिप्लाई सिर्फ उसे सबमिशन सौंप दिया, तो आई एम अफ्रेड दैट यू मे लूज द केस बिफोर द हाई कोर्ट। क्योंकि असली जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनका जो सत्यापन करना है वो सत्यापन करना है असेसिंग ऑफिसर। सो ये जो मामला था इसके बाद मैं ले चलता हूं आपको उड़ीसा हाईकोर्ट। उड़ीसा हाईकोर्ट का भी जीएसटी कानून में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आया है इन द केस ऑफ ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, और ये भी डबल बेंच का मामला है। और ये जो ज्यादातर निर्णय है, दीज ऑल जजमेंट्स आर बी गिवन बाय द डबल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट्स। और ये मामला आया है 4 अक्टूबर 2021 को, एंड इन दिस केस द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बायर वाज कैंसल्ड। यानी कि जो उत्पीड़न है इनोसेंट बायर का, उसका इस हद तक कर दिया गया कि अगर उसके अगर प्रोफाइल में कुछ फेक इनवॉइसेस हैं तो उसका बायर का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट द आईटीसी इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फेक इनवॉइसेस। अब आप बताइए, उस इनोसेंट बायर का जिसके पास माल आया है, इनवॉइस है, उसके T2A में बिल प्रदर्शित हो रहा है, भुगतान बैंक के माध्यम से किया है, उसका आपने रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया ऑन द बेसिस दैट कुछ उसके प्रोफाइल में 2A में फेक इनवॉइसेस हैं।
तो दिस मैटर ऑफ ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज वेंट बिफोर द ओडिशा हाई कोर्ट, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव द कॉनिवेंस बिटवीन द बायर एंड द सेलर। आपको बिना मिलीभगत, बिना करवंचन की मंशा प्रमाणित किए कि बायर संलिप्त था, हैंड इन हैंड दोनों ने ये काम किया है, जब तक डिपार्टमेंट ये प्रमाणित नहीं करता है तब तक द बायर कैन नॉट बी पेनलाइज्ड। एंड इन अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर द Odisha High Court has given the judgment in the favor to restore the registration. रजिस्ट्रेशन को तत्काल प्रभाव से उन्होंने रिस्टोर करवाया और डिपार्टमेंट ऑफिसर को सख्त हिदायत दी कि जब तक अगर मिलीभगत प्रमाणित नहीं होती तो इन दैट केस नो रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड ऑफ द बायर। तो ये बड़ा ही लैंडमार्क एक जजमेंट है इन द केस ऑफ ब्राइट स्टार प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ ऐसे ब्रह्मास्त्र थे, 4 ब्रह्मास्त्र थे, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले 45 मिनट में मैंने आपको ये 4 ब्रह्मास्त्र दिए हैं जिनका उपयोग आप सभी को करना है, और करना है टू प्रोटेक्ट योर इनोसेंट बायर। मैंने अपने जो डेलिब्रेशन था उसके पहले ही स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी क्लॉज में ही कहा था कि दैट वी आर एडवोकेट्स फॉर द इनोसेंट बायर्स, क्योंकि एज एन एडवोकेट जब आप उस इनोसेंट बायर के पेपर देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा वेदर ही इज रियली इनोसेंट और नॉट। आगे चलते हैं। ये सौरभ सर, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है किसमें परचेजर के बारे में? मद्रास हाई कोर्ट की सर 1 दर्जन से ज्यादा जजमेंट आ चुकी है जीएसटी कानून में। हाँ सर, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा, मैं तो स्वयं एज ए स्पीकर आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो लड़ाई है उसकी अवधि बड़ी लंबी होने वाली है। सेंट्रल एक्साइज कानून में 70 साल बाद उस लड़ाई का निष्कर्ष निकला। तो अभी तो जीएसटी कानून को लागू हुए सर 5 साल ही हुए हैं, और क्या 5 साल का हालत रही है आप भली भांति परिचित हैं कि उस समय जीएसटीआर 2A की बात विभाग करता है, और मैं आपको बता दूं जीएसटीआर 2A तो आया नहीं था उस पीरियड में 17-18 में, 2019 में, और आप 17-18 में लाखों करोड़ रुपए की आईटीसी आपने बायर की रिवर्स करके डिमांड निकाल दी है। जी 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 सर, वही कहना है। वो कहते हैं आपने 17-18 में 2A आपने क्यों नहीं मैच करा? अरे आया नहीं था तो फॉर्म कहां से कर लेते? आप किसी कारोबारी को उस कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते जो कार्य करना उसके लिए असंभव हो। ये एक लीगल मैक्सिम है, और जितने भी उनका कहना ये है कि हमको रूलिंग नहीं मानेंगे। हाँ, रूलिंग नहीं मानेंगे, लेकिन जब उच्च न्यायालय उचित निर्देश देगा तो ब्राइट इंडस्ट्रीज का भी मैंने आपको बताया। ब्राइट इंडस्ट्रीज के मामले में 3 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया। अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। अभी एक पंजीयन का मामला आया है सर, उसमें 10,000 रुपए उन्होंने कॉस्ट अवॉर्ड करी है टू दी फ्रॉम दी असेसिंग ऑफिसर। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब आप उच्च न्यायालय जाएंगे तो उच्च न्यायालय देखेगा कि आपने लड़ाई असेसिंग ऑफिसर के सामने कैसे लड़ी। आपने सारे जो साक्ष्य हैं, अपने जितनी हित की चीजें हैं वो देखिए। अब तो जवाब ऑनलाइन जाना है, आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, एवरीथिंग इज इन डिजिटल मोड। तो जब हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि आपने सारे जो प्रमाण आपके हित में हैं, इनोसेंट आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, आपके हित के जितने भी प्रमाण हैं अगर आपने उस आईओ उस अधिकारी के समक्ष रखे हैं तो वो उसको उचित निर्देश देंगे। और उचित निर्देश के बाद किस तरीके से काम होता है आप भी भली भांति परिचित हैं और मैं भी भली भांति परिचित हूँ। लेकिन लड़ाई आपको अपने क्लाइंट के लिए स्वयं लड़नी पड़ेगी। तो कहते हैं ना सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप अधिकारी आपसे क्या कहता है क्या नहीं कहता है तो आप तो उसको प्रेम से समझा दीजिए और अपना रिप्लाई साक्ष्यों सहित अपलोड कर दीजिए। लड़ाई लड़िए आप फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी पे, ट्राइब्यूनल अभी बने नहीं है, उच्च न्यायालय आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा जी। तो ये ब्राइट स्टार का मामला है। उसमें जैसा कि सर ने बोला कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, लेकिन इस ब्राइट स्टार के मामले में जब उचित निर्देश उच्च न्यायालय से आए हैं तो उन निर्देशों के बाद पालन किया गया है। अब समस्या ये है कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 था, यानी कि जो बजट 2022 था उसके बाद जो फाइनेंस एक्ट आया है, सरकार को भी ये मालूम था कि उनका पक्ष कमजोर है और उनको भी ये सारे निर्णय, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज के हों चाहे वो वैट कानून के हों, उन सरकार को भी इन निर्णयों के बारे में पता है। और उनको ये भी पता है कि जो जीएसटी कानून में हमने 16(2)(c) डाल दिया है, ये सेक्शन 155 डाल दिया है, वो पर्याप्त नहीं है। और अच्छा, डिपार्टमेंट क्यों बायर से वसूलता है? बिकॉज बायर इज एन इजी प्रे। सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है ना, तो बायर जो ईमानदार कारोबारी है उससे सबसे पहले कर वसूल करना उसके लिए आसान है। सप्लायर की धरपकड़ करना, टू कैच होल्ड ऑफ द सप्लायर इज अ वेरी
tedious and difficult job, तो हमेशा विभाग जो है वो आसान रास्ता अपना ढूंढता है और बायर, इनोसेंट बायर को पिनलाइज करता है। तो अब कहानी को और आगे चलते हैं। मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिए हैं जिनका आपको उपयोग करना है, पर खेद का विषय ये है कि सारे ब्रह्मास्त्र सरकार के संज्ञान में भी थे और उन्होंने जीएसटी कानून में फाइनेंस एक्ट 2022 से 2 ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। उस जो समस्या है उसको अपने पक्ष में करने के लिए 2 ऐसे सेक्शंस इंसर्ट करे गए हैं जिनको समझना बेहद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसका तोड़ कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जीएसटी कानून में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 41, और उस सेक्शन में लिखा गया है कि अगर सप्लायर टैक्स चुका देगा तो हम बायर को आईटीसी री अवेल करने का मौका दे देंगे, और यदि सप्लायर टैक्स नहीं चुकाएगा तो हम बायर की आईटीसी रिवर्स कर देंगे और उससे ब्याज सहित टैक्स वसूल लेंगे। तो जब आपके पास पहले ही प्रावधान था तो आपको इस सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? यानी कि सरकार को भी कहीं ना कहीं ये संशय था जो मौजूदा कानून है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो इनोसेंट बायर की अगर हम पिटाई, अगर उसको हम पनिश करेंगे तो वो उसको हम उससे टैक्स वसूल पाए। तो उन्होंने इस बड़ा ही एक ये घातक सेक्शन डाला है, सेक्शन 41। और अब जितने भी ऐसे मामले हैं जो उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, अब सरकार ये बोलेगी देखिए हमने तो सेक्शन 41 ले आए हैं सर, और सेक्शन 41 में लिखा हुआ है कि अगर सप्लायर टैक्स दे देगा तो हम बायर को आईटीसी दे देंगे, बायर अपनी आईटीसी रीअवेल कर लेगा। तो हमने तो प्रावधान बनाया है तो सप्लायर टैक्स दे दे और जो बायर कारोबारी है वो अपनी आईटीसी रीअवेल कर ले। तो ये एक बड़ा ही भ्रमित करने का कारोबारियों को सेक्शन बनाया है जिसका संज्ञान लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये सेक्शन बनाया गया है ताकि उच्च न्यायालयों में जितने भी ऐसे मामले आ रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जीएसटी कानून में आ चुके हैं, ताकि जो सरकारी वकील है वो वहां खड़ा होकर इस बात को, इस सेक्शन 41 का हवाला दे दे कि हमने कानून में संशोधन कर दिया है, अगर सेलर टैक्स चुका देगा तो हम बायर को आईटीसी रीअवेल करने का मौका दे दें। तो ये एक सेक्शन 41 है। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए 6 साल बाद अगर सप्लायर्स पे कार्रवाई होती है और मान लीजिए खुदा ना खास्ता विभाग ने इतनी एफिशिएंट कार्रवाई करी कि 6 साल बाद उसने सप्लायर से टैक्स का पैसा वसूल लिया, तो बायर को कौन बताएगा कि सप्लायर पे कार्रवाई हुई है, उसने पैसा जमा करा दिया है, और आप 6 साल बाद जो आपने आईटीसी सरकार ने आपसे 6 साल पहले वसूल ली थी वो आप जो है रीअवेल कर लीजिए। क्या डिपार्टमेंट बायर को इंटीमेट करेगा? दूसरा पॉइंट ये है कि जीएसटी कानून में सेक्शन 16(4) है। हम सभी को पता है कि आईटीसी लेने की एक समय सीमा है। समय सीमा क्या है? समय सीमा ये है कि कोई भी किसी भी वर्ष की अगर आप आईटीसी जो है वो आपको अगले 6 महीने में अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सितंबर रिटर्न मिल सकती है, जिसको अब संशोधन करके 30 नवंबर कर दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर 6 साल बाद सप्लायर से टैक्स वसूल लिया जाता है तो बायर 6 साल बाद टैक्स ले पाएगा 16(4) में, क्योंकि सेक्शन 41 में देयर इज नो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। उसमें ये तो नहीं लिखा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, कोई नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज सेक्शन 41 में नहीं है। तो 6 साल बाद बायर को कौन बताएगा कि सेलर पकड़ा गया है? आपसे जो विभाग ने 6 साल पहले आईटीसी वसूल ली है ब्याज सही, तो आप ले लीजिए कृपया करके, और कोई समय सीमा नहीं है। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी, माय ओपिनियन इज दैट कि जो लिमिटेशन है सेक्शन 16(4) की वो रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी पर नहीं लगेगी, लेकिन एज ऑन डेट इट इज अ वेरी ये एक क्वेश्चन ऑफ डिबेट है, और डिपार्टमेंट हमेशा ही ये अपील करेगा कि जो आईटीसी लेने की समय सीमा है वो निकल चुकी है। तो ये एक प्रावधान जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा प्रश्न है, जब डिपार्टमेंट जो है बायर से आईटीसी वसूल ली, मान लीजिए हर्ष शर्मा जी ने मुझे 1 करोड़ का माल बेचा और 18 लाख रुपए का उस पर टैक्स है। अब 18 लाख रुपए आपने नहीं चुकाए मान लीजिए, और विभाग ने सौरभ अग्रवाल जी से वो 18 लाख रुपए वसूल लिए ब्याज सहित, तो विल द डिपार्टमेंट मेक एनी जेन्युइन एफर्ट्स टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द सप्लायर? द आंसर इज सर्टेनली नॉट। डिपार्टमेंट क्यों मेहनत करेगा? जब उसको टैक्स मिल गया तब कार्रवाई लंबित रहेगी, चलता रहेगा, सरकार को अपना राजस्व मिल गया है। क्योंकि जो विक्रेता है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और वो उसका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे सप्लायर्स को पकड़ना, उनकी धरपकड़ करना, उनसे पैसा वसूल करना इज अ टीडियस जॉब फॉर दी
department as well. तो अब निष्कर्ष क्या है इस सेक्शन 41 का? सेक्शन 41 का निष्कर्ष ये है, एज एन एडवोकेट यू हैव टू स्टिल फाइट अ स्ट्रॉन्ग केस। हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर ये अभी ये सेक्शन 41 इट इज अ पार्ट ऑफ द CGST एक्ट, बट इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड, यानी कि अधिसूचित तिथि से ये सेक्शन 41 लागू होगा। तो एज एन एडवोकेट आपको लड़ाई करनी है अपने क्लाइंट के लिए, अपने इनोसेंट बायर के लिए। अब एक मामला आया था नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, रिट पिटीशन नंबर है 309 ऑफ 2021, 31 अगस्त 2021 का ये मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इस मामले में क्या हुआ था कि बायर की 95 लाख रुपए की ITC ब्लॉक कर दी थी। और आपको मालूम है पूरे उत्तर प्रदेश या और भी राज्यों में कहीं भी कि ब्लॉकिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। GST ब्लॉकिंग का कोई प्रावधान GST कानून में तो है नहीं। ये लोग रूल 86A बिना किसी अथॉरिटी के नियमली में उसको इंसर्ट कर दिया और पूरे भारतवर्ष में बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई चिट्ठी भेजे, बिना कारोबारी से पूछे उसकी रातों रात ITC ब्लॉक कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के ये जो मामला है नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग में ऐसा ही हुआ। और ये जो मामला था ये चंदौसी का मामला था और फर्स्ट अपील जो थी मुरादाबाद, उन्होंने जो निर्णय दिया है वो कारोबारी के पक्ष में दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर ऑफ द DC SIB अयोध्या, अगर कोई किसी SIB ऑफिसर ने आपके असेसिंग ऑफिसर को चिट्ठी भेज दी रिगार्डिंग एनी फेक इनवॉइस इन द प्रोफाइल ऑफ द बायर, तो उस बिना पे आप किसी भी बायर की ITC रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। नो एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। इस मामले में हुआ क्या था, जो सप्लायर था उसका कहीं इंस्पेक्शन हुआ होगा और उस इंस्पेक्शन के दौरान उसके कारोबार स्थल पे ताला लगा हुआ था। अगर किसी सप्लायर के कारोबार स्थल पे अगर ताला लगा हुआ है किसी इंस्पेक्शन के पर्टिकुलर डेट की किसी पर्टिकुलर समय पे, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वो जो सप्लायर है वो एक एब्सकॉन्डिंग सप्लायर है, फिक्टिशियस सप्लायर है? आंसर इज सर्टेनली नॉट। तो इस बात का संज्ञान फर्स्ट अपीलेट मुरादाबाद ने लिया और जो निर्णय है वो कारोबारी के पक्ष में दिया। तो ये आपको यू हैव टू फाइट द केस। अगर ITC ब्लॉक करनी है तो ITC ब्लॉक करने से पहले आपको पूरा जो 74 की प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी और उसके बाद ही ITC ब्लॉक की जा सकती है। दिस इज द केस जो रूल 86A से संबंध है। मैं आपको पहले ही बताया कि जो रूल 86A है, रूल 86A इज विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। रूल 86 बात करता है वो कि कोई भी अधिकारी किसी भी दिन अपनी स्वेच्छा से किसी भी कारोबारी की ITC ब्लॉक कर सकता है। अब आप विभाग के सामने जाइए कि साहब मुझे बता दीजिए ये मेरी ITC ब्लॉक क्यों करी गई है, तो वो आपको वर्बली बता देता है कि ऐसी कोई सूचना आई हुई है संदिग्ध, जिसमें ऐसा संदिग्ध प्रतीत होता है कि आपकी ITC फर्जी है और हमने आपकी ITC ब्लॉक कर दी है। तो बताइए, जब GST कानून लागू हुआ था तो ये बोला गया था दिस इज अ वेरी गुड एंड सिंपल टैक्स एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो ये जो प्रावधान है, ये जो प्रक्रिया है, ये कोई फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट तो मुझे नहीं लगती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये लोग ITC देना ही नहीं चाहते हैं। इससे बढ़िया तो GST कानून हटा के आप सिंगल पॉइंट टैक्सेशन कर लीजिए ना, ITC का झंझट ही खत्म। सो द लॉ इज बीइंग मेड कॉम्प्लेक्स डे बाय डे। और ये एक मामला आया था और नॉर्थ एंड फूड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसने ये बोला कि पहले तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद ही आप किसी बायर की ITC ब्लॉक कर सकते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इस समय पूरे मूड में है और टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट बायर्स एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन, इंडिकेटिव साइन कि आपकी बात अगर किसी लोअर अथॉरिटी द्वारा नहीं सुनी जाएगी तो जो उस स्टेट का हाई कोर्ट है दैट इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इनोसेंट रेसिडेंट्स ऑफ दैट स्टेट। मेरे दो मामले चल रहे हैं, फाउंड्री के मामले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उस इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने जो पहली हियरिंग थी उसमें उन्होंने यही पूछा है कि सौरभ जी जितनी दलीलें आपने यहाँ आप हमारे समक्ष रख रहे हैं, क्या ये सारी दलीलें आपने अपने असेसिंग ऑफिसर को समझाई थी? क्योंकि मेरा 20 पेज का रिप्लाई था और 19 एनेक्डोट्स थे। तो आपने उच्च न्यायालय ने पहले ही दिन पहली हियरिंग में सवाल पूछा है कि वेदर ऑल दीज एविडेंसेस, ऑल दीज रिटन सबमिशंस, आपने इतनी सारी बातें यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपने अपने कर निर्धारण अधिकारी को समझाई थी? अगर समझाई थी तो आप उनका जो अपील मेमो है और आपके जो रिटन सबमिशंस हैं आप अगली डेट पे प्रस्तुत करिए। तो मैं आपसे बार बार जो आग्रह कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट, यू हैव टू मेक आउट अ केस
स्ट्रॉन्ग केस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, आपको यह करना पड़ेगा ही। आप हारे या जीते, महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी कैसे। दिस इज द कंक्लूजन। तो ये तो एक प्रावधान था सेक्शन 41 जो मैंने आप लोगों के संज्ञान में लाया कि ये एक सेक्शन 41 लेकर के आए हैं, और उसमें ये इन्होंने कहा है कि अगर सेलर टैक्स चुका देगा तो हम बायर को आईटीसी दे देंगे। इसके अलावा उन्होंने जो शर्तें हैं, जो मैंने 5 शर्तें आपको आईटीसी की बताई हैं, उन शर्तों को कर दिया है, उसमें एक और शर्त डाली है और क्लॉज BA इंसर्ट किया गया है, और ये फाइनेंस एक्ट 2022 से इंसर्ट किया गया है, ये कानून का पार्ट बन गया है, और इट विल बी नोटिफाइड फ्रॉम अ डेट टू बी प्रिस्क्राइब। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बायर आईटीसी लेगा तो अब हम ये भी देखेंगे कि वो प्रतिबंधित आईटीसी तो नहीं है, उसके GSTR जो 2B है उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी की कैटेगरी में तो सम्मिलित नहीं है। तो हम आपका जो सप्लायर है उसमें 6 क्वालिटीज और देखेंगे, अगर वो 6 क्वालिटीज में वो खरा उतरेगा तो ही आपको आईटीसी मिलेगी, वरना आपकी आईटीसी हम डिनाय कर देंगे। और जब मैं ये आपको 6 शर्तें बताऊंगा जो कि सप्लायर पे लागू होती हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्यजनक महसूस होगा कि जो मैं ये सब बातें कर रहा हूं, फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर द बायर कैन नॉट बी पेनलाइज्ड, और एक आदमी की गलती की सजा आप दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं, उसका जीता जागता ये प्रमाण है। पहली शर्त उन्होंने ये लगाई है सेक्शन 38 में, सेक्शन 38 2B की जो पहली शर्त है वो ये है कि वो कोई नया सप्लायर नहीं होना चाहिए। हम ऐसे नए सप्लायर्स की आईटीसी पे रिस्ट्रिक्ट लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ तो हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, और एक तरफ आप कहते हैं जो नए सप्लायर्स हैं जो बिल जारी करेंगे उनकी आईटीसी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रहेगी। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स, जो कि ऑलरेडी कानून में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। मान लीजिए आपका सप्लायर 3 महीने तक या 6 महीने तक टैक्स नहीं चुकाता है तो हम आईटीसी प्रतिबंधित करेंगे। यानी कि सेक्शन 16(2)C में तो आप लिखते हैं कि किसी बिल पे टैक्स नहीं चुकाया तो आईटीसी नहीं मिलेगी, और 16(2)BA में आप लिखते हैं कि हम आपको कुछ समय सीमा देंगे, अगर उस पीरियड में आईटीसी अगर सप्लायर टैक्स नहीं चुकाता है तो ही आपकी आईटीसी प्रतिबंधित की जाएगी। तीसरा, उन्होंने ये बोला कि आपके सप्लायर के GSTR 1 में जो टैक्स पेबल है वो अगर ज्यादा है एज कम्पेयर टू टैक्स पेबल इन 3B, तो भी हम बायर की आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। चौथा, उन्होंने बोला कि सप्लायर के पास यदि कोई इनएलिजिबल क्रेडिट है, इनएलिजिबल क्रेडिट का मतलब जैसे मैंने आपको भी केस बताया था कि मान लीजिए ABC का है और मिस्टर जो B है उन्होंने अगर गलत आईटीसी ले ली है तो भी मिस्टर C की जो आईटीसी है वो उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। पांचवी शर्त उन्होंने ये लगाई कि सप्लायर ने अगर अपने क्रेडिट लेजर को ओवर यूटिलाइज कर दिया, आप सभी को ध्यान हो जीएसटी कानून में एक रूल है, रूल 96B, और ये कहता है कुछ पर्टिकुलर श्रेणी के कारोबारी अपने क्रेडिट लेजर का केवल 99% उपयोग कर सकते हैं। जीएसटी कानून में तो कोई प्रावधान है नहीं सर। 86B ये लोग लेकर के आए थे पिछले साल, उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो अब उन्होंने इस बात को कानून में लिख दिया कि अगर आपका सप्लायर अपने क्रेडिट लेजर का ओवर यूटिलाइजेशन कर देगा तो भी हम बायर की आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और छठा, उन्होंने ये कह दिया कि अगर स्पेसिफाइड कोई नोटिफाइड सप्लायर है वो जो को बिल रेस करेगा उससे संबंधित आईटीसी भी बायर के हैंड में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो यानी कि 5 शर्तें तो पुरानी और 6 शर्तें नई। तो अब बायर को 11 शर्तें पूरी करनी होंगी और 11 शर्तों के पूरे होने पर ही उसको आईटीसी का क्रेडिट अब मिलने वाला है। तो आपकी जो लड़ाई वैट कानून में लड़ी गई या एक्साइज कानून में लड़ी गई, उससे ये लड़ाई और बड़ी होने वाली है, क्योंकि जीएसटी कानून को उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है regarding on this issue, whereby for the act of the seller the innocent buyer will be penalized. तो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे to catch hold of the innocent buyer. तो you have to be tighten up your shoes, और आपको अब बड़ी ही गहनता से तैयारी करी है। अगर आपको इस तरीके के मामले लड़ने हैं, इस तरीके का अगर आपको केसेस हैंडल करने हैं, तो you have to be very 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 प्रिपरेटिव, आपको तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप इस लड़ाई को लड़ सकें। तो ये 2 प्रावधान जीएसटी कानून में इंसर्ट किए गए हैं, जिसके बाद से जो समस्या है वो और थोड़ी जटिल हो गई है, और जो बायर की जो क्रेडिट है उसको मिलना अब मुझे तो ऐसा लगता है कि किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, ऐसे अनेक मामले अब
हमारे सामने हमें देखने को मिलेंगे जब इन 2 धाराओं का जो क्रियान्वयन है वो प्रारंभ हो जाएगा और हमें अपना केस फाइट आउट करना पड़ेगा। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डेलिब्रेशन, जब जीएसटी कानून लागू हुआ था तो जीएसटीआर 123 बनाए गए थे और जीएसटीआर 123 में जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया ये थी कि जो सेलर है वो जीएसटीआर 1 भरेगा, उससे एक 2A फॉर्म जनरेट होगा, उससे फिर जो बायर है वो जीएसटीआर 2 भरेगा और जो सप्लायर है उस बिल से संबंधित उसकी लायबिलिटी लॉक होगी और जीएसटीआर 3 के द्वारा जो उस बिल से संबंधित है वो टैक्स चुका दिया जाएगा। यानी कि बिल टू बिल टैक्स पेमेंट का जो असली मैकेनिज्म था दैट वाज जीएसटीआर 123। लेकिन जीएसटीएन पोर्टल की विफलता से इस जो जीएसटी लागू किया गया है उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो कमियां थी, उन कमियों के कारण उन्होंने जीएसटीआर 1 को लागू कर पाए और जीएसटीआर 2 और 3 की जगह वो ले आए जीएसटीआर 3B को रूल नंबर 61 से। यानी कि जो 2 और 3 का काम था उसकी टोपी जो है वो जीएसटीआर 3B के कंधों पे उसका सारा भार डाल दिया। लेकिन जीएसटीआर 3B में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ये प्रमाणित कर पाए कि आपके विक्रेता ने टैक्स चुकाया है या नहीं चुकाया है। अब इस मैं जो बात कह रहा हूं कि एज ऑन डेट देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर द बायर टू टेस्ट वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स और नॉट, इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझाता हूँ। मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ और ये जो वेबिनार चल रहा है, इस वेबिनार में 100 लोग हैं और 100 लोग वो बायर हैं, तो मैं एज ए सप्लायर सभी उन 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए का माल बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो 100 बायर हो गए और 1 लाख रुपए का माल मैंने प्रत्येक रिसिपिएंट को जो है बेचा है। तो 1 लाख इंटू 100 1 करोड़ रुपए होते हैं। 1 करोड़ पे मान लीजिए 18% का आइटम मैंने बेचा है आप, तो 18% से 1 करोड़ का हो गया 18 लाख। अब मैं अपना जो जीएसटीआर 1 भरूंगा उसमें लिख दिया, मैंने 100 एंट्रियां कर दी कि मैंने 100 लोगों को माल बेचा है, 1-1 लाख रुपए का माल बेचा है, उस पर 18,000 रुपए से इतना टैक्स है। मैंने जीएसटीआर फाइल अपना भली भांति फाइल कर दिया। अब जब मैंने 3B अपना फाइल करा तो उसमें मैंने सेल में भरा 1 करोड़ रुपए और टैक्स में भर दिए 15 लाख रुपए। जीएसटीआर बी फाइल कर दिया, जीएसटीआर बी फाइल हो जाएगा, वो मुझे नहीं रोकेगा कि आपने 15 लाख रुपए टैक्स चुकाया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मेरी देयता बनती थी 18 लाख रुपए की, मैं एक जेन्युइन बायर हूं, मेरा कारोबार एक स्थल है, मैं रोज अपना कारोबार खोलता हूं, मैं जो भुगतान किया है सारे लोगों ने, आप लोगों ने वो मुझे चेक के माध्यम से किया है, तो मैंने अब 3 लाख रुपए किसके नहीं चुकाए? ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने 18 लाख रुपए मुझे चुकाने थे, मैंने 15 लाख रुपए चुकाए हैं? तो मैं जो सामने ये जो 100 बायर्स हैं, इन 100 बायर्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने इसमें से 17 लोग कौन से हैं जिनका मैंने टैक्स नहीं चुकाया? जीएसटी कानून में एज ऑन डेट देयर इज नो मैकेनिज्म टू चेक वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इनवॉइस और नॉट। यानी कि बायर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। केवल वो क्या देख सकता है, वो जीएसटी पोर्टल पे अगर मान लीजिए हर्ष शर्मा जी हैं, हर्ष शर्मा जी देखना चाहें कि सौरभ अग्रवाल जी ने अपने रिटर्न फाइल करे हैं, जीएसटीआर 1 समय से फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, सारे ही बड़े ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, तो आपको लगेगा कि मैं तो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूं, लेकिन मैंने 18 लाख रुपए की जगह चुकाए हैं केवल 15 लाख। अब डिपार्टमेंट को 2 महीने बाद ये पता चलेगा कि सौरभ जी जो है वो तो टैक्स चुका ही नहीं रहे, और सौरभ जी अपना 4 महीने बाद मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके चले जाते हैं। तो एज अ रिसिपिएंट व्हाट इज द रिकोर्स इन योर हैंड? एज ए इनोसेंट रिसिपिएंट हु हैज पेड द कंसिडरेशन अलोंग विद द टैक्स, रिसीव्ड द गुड्स, रिसीव्ड द ई-वे बिल, सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो ये एक ऐसी समस्या जीएसटी कानून में उत्पन्न हो गई है जिसका जो 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 भार है, जो दायित्व है, वो उस आदमी के कंधों पे डाल दिया है, और जिस आदमी के कंधों पे डाल दिया है उसके हाथ में कोई उसका सत्यापन करने का कोई विकल्प ही नहीं है। देयर इज नो मैकेनिज्म इन द हैंड्स ऑफ द बायर टू चेक वेदर द सप्लायर हैज पेड द टैक्स और नॉट। तो ये अब एक जो एज ऑन डेट जो सिस्टम बना है उसमें लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है। जीएसटी कानून में सेक्शन 155 है, और सेक्शन 155 को अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो एलिजिबल आईटीसी बायर लेता है उसको प्रमाणित करने का जो अधिकार है वो केवल बायर पर उस के ऊपर है। यानी कि एज अ बायर अब आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपका जो सप्लायर है
उसने आपके उस संबंधित इनवॉइस का टैक्स चुकाया है या नहीं चुकाया। सो अगेन with these words, I would like to conclude this deliberation, and we are open for the question answer. ये एक प्रश्न था अपने विक्रम जी का। 1 मिनट में देखूं पहले वो कहाँ गए। अयोध्या से विक्रम जी थे, उनका प्रश्न है एक ठो। विक्रम जी आप अगर हो, वीरेंद्र त्रिपाठी जी अयोध्या से हैं, उनका प्रश्न है सर, वो। सर मैं हाँ पूछिए सर, अनम्यूट कर हाँ लीजिए सर, हाँ अनम्यूट कर दिया सर। हेलो, पूछिए। हाँ हाँ, एक चीज सर हमको ये जानकारी चाहिए थी। ये तो खैर बोगस आईटीसी इनवॉइसेस एक सर्कुलेशन ट्रेडिंग चलती है, जो कि जिसमें एक फर्म कहीं टच होती है और वो सब आईटीसी ही क्लेम करते चले जाते हैं उस पे, ऐसा कुछ मैटर है। लेकिन जैसे हम उसमें हमारी फर्म एक थी, वो इंक्लूड थी, और उसने जो है बाकायदा 2A में उसके दिख रहा है, 3B में भी उसने जमा किया हुआ है, ईबे बिल भी जनरेट किया हुआ है, थ्रू बैंक मैंने उसको पेमेंट किया हुआ है। उस आधार पर 74 की कार्यवाही हमारे ऊपर की गई है, करीबन 2.5 करोड़ रुपए टैक्स लगाया गया है उसमें। तो और जेन्युइन है सारा सब चीजें। तो अब ऐसे में हमको थोड़ा सा, एक्चुअली मैं चैम्बर में नहीं हूँ अपने, और ना ही सिस्टम पर हूँ, मैं मोबाइल से कहीं थोड़ा सा बाहर बैठा हूँ और अटेंड कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये है कि श्री सौरभ जी का जो है नंबर मिल सकता है, और क्या मैं उनको कॉल कर सकता हूँ जब वो समय दे? नंबर मैं शेयर कर दूंगा सर व्हाट्सएप पे, अभी मैं शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, अच्छी बात। और दूसरी चीज सर, एक ये जानकारी चाहिए, क्या आरसीएम पर हमने मान लीजिए टैक्स नहीं जमा किया दैट टाइम, भाड़े पे समझ लीजिए, और उसकी आईटीसी भी मैंने नहीं लिया, आज वो मैटर थोड़ा सा खुला, जानकारी का अभाव था या जो भी था, जो मतलब अकाउंटेंट्स वर्क कर रहा था उसने नहीं जमा कराया, तो अभी क्या कंडीशन, जैसे हमने आईटीसी लिया भी नहीं, तो सर इसमें देखिए ऐसा है सर। हालांकि आपका जो प्रश्न है वो विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ नहीं, चूंकि हमारे सर इस टाइप का प्रश्न है तो इस वजह से मैंने पूछ लिया, क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ, आरसीएम का अगर जो पैसा है वो आपको सरकार को देना पड़ेगा, और सेक्शन 16(4) है जो मैंने उसका संदर्भ भी अभी लिया था। जीएसटी कानून में सेक्शन 16(4) है जो आपकी आईटीसी को प्रतिबंधित करता है कि आपकी जो आईटीसी है वो आपको एक निर्धारित समय सीमा तक ही मिलेगी, क्योंकि आरसीएम का जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है दैट इज एट द टाइम ऑफ व्हेन यू हैव रेंडर्ड द सर्विस। मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, तो एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग द सर्विस तो वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है। वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मान लीजिए अगर समय सीमा निकल गई है आपकी, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं सर, जैसे हमने जमा भी नहीं किया और आरसीएम पे टैक्स हमको जमा करना था, हम लायबिल थे, हमने जमा नहीं किया और उसकी हमने आईटीसी भी नहीं ली। अब अधिकारी कह रहा है कि आप जमा कीजिए, आईटीसी ले लीजिए, लेकिन ब्याज सहित जमा करिए, ये मैटर है। सर अधिकारी कह रहा है आईटीसी ले लीजिए, तो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है कानून की वो उनकी है, लेकिन मेरे हिसाब से सेक्शन 64 में आपको आईटीसी लेने की एक समय सीमा है, और उस समय सीमा के बाद आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। और टैक्स पेमेंट का जो टैक्स पेमेंट है उसकी अलग धारा है। टैक्स का जो पेमेंट है वो सेक्शन 9(3) से गवर्न होता है, और क्रेडिट जो है वो सेक्शन 16 से गवर्न होता है। तो आपको सेक्शन 16 में आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सेक्शन 9(3) में उसका टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग धाराएं हैं, टैक्स का भुगतान करना और आईटीसी लेना, ये दोनों अलग अलग धाराओं से निर्धारित होता है। सेक्शन 9(3) कहेगा आपको 4 साल बाद भी अगर लायबिलिटी होगी तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन सेक्शन 16(4) ये कहेगा कि आपको निर्धारित समय सीमा के अंदर ही उसकी आईटीसी लेने का नियम है। ठीक सर। अच्छा सर, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी चाहिए थी। अगर मान लीजिए मेरा ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअल में नहीं है, डिपार्टमेंट की गलती से, तो और वहां से कोई जजमेंट हो जाता है, मैंने लिख करके दिया हुआ है, तो क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? ज्यूरिसडिक्शन अब जीएसटी कानून में, अब आप ये देख लीजिए, वो सेंट्रल और स्टेट दो ज्यूरिसडिक्शन है, उस विषय में ज्यादा स्टेट ज्यूरिसडिक्शन है एक्चुअली सर। पहले वैट में हमारी फर्म जो है रजिस्टर्ड थी इटावा में,
इसके बाद में जो सॉरी मैनपुरी में, और इसके बाद में फिर जो है वहां से वो क्या बोलते हैं कि हमने हेड ऑफिस बना लिया कानपुर। अब कानपुर बना लिया तो मैंने सारा एड्रेस कानपुर का दिया। हमने जुरिस्डिक्शन के लिए कई बार चेंज के लिए ऑनरेबल कमिश्नर, ऑनरेबल मतलब जो भी कार्रवाई हुई थी वो मैंने किया। अब उस पे जांच वगैरह सर्वे वर्वे सब हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो चेंज नहीं हो पाया। अब ये समस्या हमारे तो... लिए उसका जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हमारा हेड ऑफिस है कानपुर। अब मुश्किल उसके लिए मुझे जाना पड़ता है कहाँ हियरिंग के लिए, वो फिरोजाबाद जाना पड़ता है, और जो है वो डिस्टेंस काफी कवर करनी पड़ती है। एक बार में सारा मैटर क्लियर नहीं हो पाता है जो भी हियरिंग चलती हैं। तो जो है उसमें हमने जो है क्या बोलते हैं कि जुरिस्डिक्शन चेंज करने के लिए और ARN ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, और प्लस इसके साथ में ही एडजमेंट एप्लीकेशन भी दिया था। इसके बाद भी आर्डर पास कर दिया गया। अब ये इशू है थोड़ा सा कि ये सही है या गलत। अब देखिए सर, दो चीजें हैं। आपने कुछ संशोधन चेंज ऑफ जुरिडिक्शन का लगाया है, और वो अगर ऑर्डर पास हो गया है तो ऑर्डर अगर पास हो गया है तो आप जुरिडिक्शन अपने GST पोर्टल पे देख सकते हैं। अगर आपका अभी जुरिडिक्शन आर्डर सर नहीं पास हुआ है, ना ही मुझे कोई आर्डर मिला है, लेकिन उसका कंप्लायंस हो रहा है, जांच हुई है, सर्वे की रिपोर्ट है मेरे पास। जब तक संशोधन का कोई ऑर्डर पास नहीं होगा तब तक जो पुराना जुरिडिक्शन है वही आप पे लागू होगा। आपने एप्लीकेशन दी है, उसका जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से जो नया जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो पुराना वाला ही इसको टैकल करे। संजय सर, संजय भटनागर साहब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वही मैं कहना चाह रहा था। नमस्कार सौरभ भाई। नमस्कार सर। सौरभ भाई, जो अभी आपने लास्ट अपना एग्जाम्पल दिया था कि 100 डीलर्स को हम 1-1 लाख रुपए का जो बिल करते हैं और उस पर हमारी लाइबिलिटी ये होती है 18 लाख और हम 15 लाख जमा करते हैं, तो मैं इसमें एक कंफ्यूजन ये जानना चाह रहा था कि देखिए, अब जब ये फाइनेंस एक्ट 21 जो एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 22 से, उसमें ये दे रहे हैं कि यदि आपकी R1 में लाइबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हैं और 3B में कम जमा करा है तो भी सप्लायर से ही लिया जाएगा। तो जैसे आप बता रहे हो कि यदि मैंने 1-1 लाख रुपए से 100 लोगों को जो दिया तो 18 लाख बनता है, तो मैं R1 में तो 18 लाख की लिस्ट फाइल करूंगा ना पूरी सबकी, और टैक्स में 3B में 15 लाख का जमा करूंगा। ऐसा है ना, जब तक विभाग सौरभ अग्रवाल जी को चिट्ठी भेजेगा तो वो 6 महीने लग जाएंगे विभाग को भेजने में, और 6 महीने बाद सौरभ अग्रवाल जी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दूसरा रजिस्ट्रेशन ले लेंगे जी। तो जो सप्लायर को जो धरपकड़ करने की जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में करीब 6 से 1 साल तक का समय लग जाता है, और उससे भी अधिक लग जाता है। इस पीरियड में जितने भी ऐसे सप्लायर्स होते हैं विच आर इंडल्ज्ड, तो वो ऐसे समय में जितने भी फेक फर्म्स होंगी, आपने भी देखा होगा, वो 6 से 1 साल तक का उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता ही 1 साल का। जी। लेकिन नहीं, अब तो 1 साल, अब बात ये है कि जो मैंने गलती करी है, मैं एक सप्लायर हूं और 100 मान लीजिए रिसिपिएंट हैं, तो मेरी जो गलती की सजा है उन 100 लोगों को मिल गई, जबकि सरकार के पास 15 लाख रुपए पहुंच गए। सिर्फ 3 लाख रुपए के पीछे सरकार ने बायर से जितने भी जो रिसिपिएंट है 100, उनसे 18 लाख रुपए वसूल लिए, 15 लाख रुपए मैंने दे दिए। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मेरे जो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा वहां तो पूरा टैक्स रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना जो सप्लायर ने अपलोड किया होगा। हाँ, वही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2A में आपके रिफ्लेक्ट होगा, इवन दो द सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स। GST कानून में लिखा है अगर सप्लायर टैक्स नहीं देगा तो बायर को ITC नहीं मिलेगी। अब मैंने आपको बिल कर दिया, आपने अपने 2A देखा, उसमें आपने देख लिया सौरभ अग्रवाल जी ने मुझे 1 लाख रुपए का माल बेचा और 18,000 रुपए का टैक्स उसमें प्रदर्शित हो रहा है। आपने एज ए इनोसेंट बायर 18,000 रुपए क्रेडिट ले लिए, लेकिन मैंने जब अपना 3B भरा तो उसमें 1 करोड़ रुपए की सेल भरी और 15 करोड़ रुपए का टैक्स भरा। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास एज ऑन डेट कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप ये प्रमाणित कर सकें कि सौरभ अग्रवाल जी ने पूरा टैक्स नहीं भरा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपके पास एज ऑन डेट कोई मैकेनिज्म, GST पोर्टल आपको ये कोई सुविधा नहीं देता कि आप ये चेक कर पाए कि सौरभ अग्रवाल जी ने 18 लाख रुपए दिए हैं या 15 लाख रुपए दिए हैं। सौरभ भाई, बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। तो रिसिपेंट के हैंड में तो कुछ है नहीं, और जब आपका एक्ट भी कह रहा है सेक्शन 16 के अंदर भी जो नई कंडीशंस लगाई उसमें ये दे रहा है कि यदि आपने 2B के अंदर आपको शो कर रहा है आप वही ITC ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में यदि रिसिपेंट 2B के अकॉर्डिंग ही देखेगा, 2B में वही दिखेगा जो 2A R1 में उसने फाइल किया होगा,
तो कल को सेक्शन 74 के अंदर या सेक्शन 155 का लेकर जो हमसे रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट, तो हम कहाँ पर लायबल हैं? ये बात ठीक है कि ओनर्स प्रूव करना हमारा है, मगर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कल को किसी भी स्टेज पे रिसिपेंट कहने में कोई मैकेनिज्म इस टाइप का है ही नहीं प्रूव करने के लिए, तो उसके बावजूद भी पेनलाइज रेसिपेंट ही हो रहा है। अभी तो मैं आपको इनोसेंट बायर बोल रहा हूँ सर। इनोसेंट बायर मतलब कि अभी मैंने एक लीगल मैक्सिम बताई, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, उसमें यही कहते हैं कि आप किसी भी कर कानून में उस व्यक्ति से उसको उस कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते जो कार्य करना उसके लिए असंभव है। संजय भटनागर जी के लिए ये प्रमाणित करना असंभव है कि सौरभ अग्रवाल जी ने पूरा टैक्स चुकाया है या नहीं चुकाया। तो ऐसे केसेस में यू कैन नॉट पेनलाइज द बायर फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर। तो इसमें तो अल्टीमेटली सब जगह वही है कि बाद में हमेशा हाईकोर्ट ही बचता है, क्योंकि देखिए ना, असेसिंग ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर आपका मानेगा नहीं, फर्स्ट अपील मानेगी नहीं, तो अल्टीमेटली इसका हाईकोर्ट पे तो लोड बर्डन बढ़ेगा ना। हाँ, हर डीलर जब तक नई टर्मिनल्स नहीं सेटिंग होंगी तब तक तो हर जगह वहीं जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट में भी जब आप उच्च न्यायालय में पहुंचेंगे तब आपसे उच्च न्यायालय पूछेगा कि आपने जो है असेसिंग ऑफिसर से कैसे लड़ाई करी। आपने जो सारे प्रमाण हैं, बैंक का भुगतान है, ई-वे बिल है, इनवॉइस है, और जितने भी आपके पास प्रमाण हैं अपने ट्रांजैक्शन को जेन्युइन साबित करने के लिए, वो आपने जो आईयू है, जो आपका असेसिंग ऑफिसर है, उसके समक्ष प्रस्तुत करे हैं, नहीं करे हैं। तो एज एन एडवोकेट वी हैव टू फाइट अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द इनोसेंट बायर। सौरभ जी, दूसरा एक मेरा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सपोज दैट मैंने कोई ट्रांजेक्शन आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले किया और मैंने गुड्स रिसीव किए, उसी हिसाब से मैंने आईटीसी कर ली। 3 साल बाद मुझको मेरे ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर से एक नोटिस मिलता है सेक्शन 74 में कि आपने जिससे परचेज करी है वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऑन द बेसिस उसके यहाँ कोई भी सर्च हुई या वो हुआ जो वहां पर नहीं पाया गया वो बंदा, उस कंडीशंस के अंदर रिसिपेंट के हैंड पे क्या है प्रूव करने के लिए? क्योंकि वो तो अपने पेमेंट्स यही दिखा सकता है कि मैंने ये गुड्स रिसीव किया एज पर एक्ट, मेरे पास ओरिजिनल इनवॉइस है, मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट किया, गुड्स मेरे को रिसीव हुआ, ई-वे बिल है मेरे पास। बट कहाँ काउंटर ये कर सकता है कि जहां पर सप्लायर के यहाँ कोई भी जांच हुई वहां के अफसर ने करी, तो उससे रिलेटेड डाटा को कैसे क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये वैट कानून में भी इस तरीके के 1 दर्जन से ज्यादा उच्च न्यायालय के मामले हैं, और जो मामले हैं उसमें यही उच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर इज कैंसिल्ड आफ्टर द डेट ऑफ सेल, यानी कि जब उसने माल बेचा था तब उसके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन था, जीएसटी पोर्टल पे वो एक वैलिड एक्टिव डीलर दिखा रहा था, विभाग ने उसको पंजीयन दिया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स के। अब अगर वो 3 साल बाद भाग जाता है, वो फिक्टिशियस सप्लायर बन जाता है फॉर XYZ रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, तो उसमें वेयर इज द फॉल्ट ऑफ द बायर? अभी मैंने आपको मद्रास हाईकोर्ट के 2 मामले जो संज्ञान में बताया था, इन द केस ऑफ LGW और संचिता कुंडू का, मद्रास हाईकोर्ट के 2 मामले हैं। इन 2 मामलों में भी एग्जैक्टली सेम तथ्य थे कि जब ट्रांजैक्शन हुआ था तब सेलर वाज ए वैलिड एक्टिव डीलर ऑन द जीएसटी पोर्टल, लेकिन अब वो 2 साल बाद भाग जाएगा तो व्हाट द बायर कैन डू? तो आपको प्रमाणित करना है अपने ट्रांजैक्शंस। सौरभ भाई, वही जो आप बता रहे हो ना, संचिता कुंडू वाला केस मैंने भी पढ़ा है, मगर उसके अंदर वही था कि ये जो डिपार्टमेंट उसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, उस कंडीशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसकी आईटीसी मिलेगी। बट यहाँ मेरा मैटर दूसरा है कि सर मेरा डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही नहीं किया उसका, वहां पर यदि गया, जैसे आपने एक और किसी एग्जांपल में दिया कि सपोज जिस दिन उसके यहाँ जांच हो रही है उस दिन वो व्यापार स्थल बंद पाया जाता था, बिजनेस प्लेसेस, और उसके आधार पर वहां का सर्च ऑफिसर ये रिपोर्ट लगा देता कि यहाँ पर ये पाया नहीं गया, तो रिसिपेंट के हैंड में कैसे कि क्रॉस एग्जामिन, क्योंकि अल्टीमेटली सफर वो हो रहा है उससे 100% आईटीसी और 100% सेक्शन 74 के अंदर उसे पेनलाइज किया जा रहा है। तो उसके हैंड में क्या है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे, कैसा क्या टूल ले कि वो जिस असेसिंग अथॉरिटी का ये जिसने ये डिसाइड किया या जिसने ये रिपोर्ट दी अपनी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा क्या करना चाहिए व्यापारी को? अब वो उसमें जो है बिना ये तो जो आपका केस है वो और ज्यादा फेवरेबल केस है, क्योंकि जिन मामलों में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है वहां पे उच्च न्यायालय कारोबारियों के पक्ष में निर्णय दे रहा है। आपके मामले में तो दी रजिस्ट्रेशन ऑफ दी सप्लायर इज अ वैलिड रजिस्ट्रेशन, तो आपका केस तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मान लीजिए किसी एक दिन के किसी समय पे सप्लायर के यहाँ इंस्पेक्शन होता है और उसका ताला लगा हुआ है फॉर एग्जांपल,
तो उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है जिस कारण से उसका व्यापार स्थल बंद है। तो until and unless you cross examine the supplier, how can the buyer be penalized? जी, बट रिसिपेंट के हाथ में कुछ नहीं है ना, वो क्या कर सकता है इसमें? अपने ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर को ये तो दे सकता है कि कोई राइट है मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उस रिपोर्ट का। अब जीएसटी जो के मामला किसी आया है सेक्शन में ऐसा है कुछ? DY बेथल का जो मामला आया है उसमें क्या जी। था कि दी सप्लायर एंड दी बायर वर विद इन द सेम जुरिस्डिक्शन। ओके, तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि विदाउट क्रॉस एग्जामिनिंग द मिस्टर चार्ल्स को बिना क्रॉस एग्जामिन किए आपने कैसे बायर को पिनलाइज कर दिया और आईटीसी ले ली, जबकि वो तो आपके सेम सेक्टर में है। तो ये तो कानून का इट इज अ मॉकरी ऑफ द लॉ, मॉकरी ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। भाई अल्टीमेटली जो फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है वो तो आईओ का काम तो आईओ ही करेगा ना। हाई कोर्ट तो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर देगा, मैटर रिमांड कर देगा। बिल्कुल। तो आप अपने कर निर्धारण अधिकारी को ही उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है और उसको प्रमाणित करेगा कि आपका विक्रेता जो है वाकई में फर्जी विक्रेता है। ठीक है, थैंक यू। सौरभ भाई, एक कोई व्यापारी हैं शायद बैठे हैं इसमें, हमारे इसमें सूरज वर्मा जी, इन्होंने कहा कि कोई क्या ट्रेनिंग मिल सकती है मेरे को, मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर है। वो ट्रेनिंग ही तो चल रही है सर। नहीं, वो चाह रहे हैं अपने फीस देके अपने अलग से कोई ट्रेनिंग चाह रहे हो। हाँ, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अपना उनका आप नंबर शेयर कर दिए सर, मेरे ख्याल से चैट में लिख दीजिए। हाँ, तो वो आपसे मेरा नंबर कांटेक्ट कर लेंगे और अपना जो भी है अपना फीस चार्ज करके उनकी ट्रेनिंग करा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक सर। और किसी साथी को सवाल हो? रश्मि जैन जी हैं, वो अगर लाइन पर हो तो वो पूछ सकती, कुछ क्वेश्चन कर रही थी वो, रश्मि जैन। नहीं, रश्मि जैन जी ने सवाल नहीं करा, हाँ, उन्होंने हाँ, लिखा है कि प्रेजेंटेशन इज वंडरफुल, इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू शेयर साइटेशन, हाँ, ऐसा कुछ people है like वो। me can read and understand better. अगर वो कोई क्वेश्चन उनका शायद पूछ लें, अगर के मन में कोई क्वेश्चन हो तो। सर नमस्ते सर, एक्चुअली मेरा ना क्वेश्चन नहीं है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो सारी चीजें हम डील तो ये कर रहे हैं, पर क्या होता है कि जिस तरीके से सौरभ जी ने सारी चीजों को वो क्योंकि फ्लो में वो बोलते चले गए, तो उसमें कुछ केस लॉ तो हम पढ़ के यूज कर रहे हैं पर कुछ केस लॉ हमारे से छूटे हुए होते हैं। तो वो अगर सारे केस लॉज एक जगह हो जाएं और उनको फिर हम पढ़ के खुद से करें तो हम बेटर कर पाएंगे। जैसे सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में बार बार यही कहा कि मैं 4 ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ पर आपको यूज करना है। तो यूज तब जब अच्छा निकल के आएगा जब हमें वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी सर ने जैसे एक एक चीज बता दिया, पर जितना केस लॉ पढ़ के मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि हर केस लॉ के अंदर फैक्ट अलग होते हैं, तो मेरे जो फैक्ट्स हैं उससे मैच करेंगे और मैं किस हद तक उसको यूज कर पाऊंगी। तो वो चीजें जब तक मैं पूरा केस लॉ रेफर नहीं करूंगी, मतलब पढ़ूंगी नहीं, तब तक मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा यही सर से रिक्वेस्ट था कि आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से करें कि अगर कहीं पे हम एक तरीके से केस लॉ या फिर आप ये रिकॉर्डिंग ही दे दें तो हम इसको दोबारा सुनेंगे तो स्लो मोशन में करके केस लॉ जो फिर है रिट पिटीशन के नंबर के साथ कर लेंगे तो वो ढूंढना भी आसान हो जाता है। रश्मि मैम, सारी करेंगे रिकॉर्डिंग तो हमारी है जी सर, ये उस पे यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग है, उपकाश वेबिनार के नाम से सारी रिकॉर्डिंग्स हैं पूरी, जितनी भी 120 728 हमारी वेबिनार्स हुई हैं, टोटल रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पर, तो वहां आप देख सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सौरभ जी, मोस्ट वेलकम। और कोई सूरज वर्मा जी कुछ कहना है? बोलिए सूरज जी। सर मैंने अभी एक वो लिखा था, एक्चुअली क्या हमारे काफी केसों में एक्चुअली क्या ट्रेनिंग की है काफी डायरेक्टर्स ने कंपनीज वाले केस में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसे डायरेक्टर्स ट्रेनिंग करते हैं, तो उस पे जीएसटी का आईटीसी अवेल की है उन्होंने, और उनकी 17-18 में 18-19 में काफी जो गाजियाबाद के अंदर है नोटिस ऐसे आए हैं कि वो आईटीसी अवेल नहीं करा रहे। ऐसा कोई प्रोविजन है क्या कि आईटीसी ट्रेनिंग के ऊपर आप अवेल नहीं कर सकते? देखिए, जीएसटी कानून में सेक्शन 16 में लिखा है कि आईटीसी आपको तब मिलेगी व्हेन द एक्सपेंडिचर इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आपकी ट्रेनिंग से आपके कारोबार को कुछ फायदा होता है या कारोबार को बढ़ाने में कोई ऐसा लाभ होता है, वो तो आईटीसी आपको मिलेगी। अगर वो कोई ट्रेनिंग है जो कि कोई पर्सनल नेचर की ट्रेनिंग है और आप
आपका उससे कोई व्यक्तिगत लाभ होता है तो आईटीसी नहीं मिलता। जीएसटी सर, वो कानून में तो- केवल इतना ही लिखा है। अब आपके दायित्व है कि आप उसको कैसे ये प्रमाणित करते हैं कि दैट ट्रेनिंग इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन सर वो बिजनेस से रिलेटेड है सारी, तो वो वो आपको जो प्रमाणित करना पड़ेगा, की उसका है। जो ट्रेनिंग का जो भी मटेरियल है या क्या उसके कंटेंट्स हैं या क्या आपका ट्रेड किस चीज का है और कैसे वो आपके कारोबार को प्रोग्रेस बढ़ाने से संबंध कैसे हेल्प आउट करेगा, तो वो आपको एक लीगल राइटअप एक बना के और जो कर निर्धारण अधिकारी है उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा और समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, तो आप ही ऐसा के कुछ ऊपर रहेगा section कहने नहीं- का। जी सेक्शन प्रमाणित करने का 155 में बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही के ऊपर है सर, आप ही को प्रयास करने हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी साथी कोई सवाल हो? जी सर। जी बोले। हाँ, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सौरभ जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। कुछ चीजें हैं भी, बहुत सारी चीजें हम लोग को क्वेश्चन आते रहते हैं और बीच में हम आपसे पूछते भी रहेंगे। हम बैंक के केस में जानना चाह रहे हैं कि जो बैंक है, बैंक जो पेमेंट करते हैं और उसमें जो बिल बनती है उसकी आईटीसी वो पूरी ले सकते हैं या कुछ का कुछ सर्कुलर है? कुछ हमको कोई बता रहा था कि आती है या कुछ उसका कोई सर्कुलर ऐसी पूरी आईटीसी नहीं ले सकता, ऐसा कुछ है क्या? कंफर्म कर रहा था मैं आपसे। आपका क्लाइंट कौन है? बैंक क्लाइंट है या? जी बैंक। बैंक के केस में सेवा कर कानून में भी ये था और जीएसटी कानून में ये है कि अगर आप प्रत्येक बिल के हिसाब से नहीं ले सकते तो आप 50% तक उसका ले सकते हैं। जैसे जो भी टोटल अमाउंट है उसका 50% आप क्लेम करें। प्रत्येक बिल में मतलब अगर हम हर बिल टोटल कर लें टोटल या तो आप प्रत्येक बिल लीजिए, अगर आप नहीं रख सकते इनवॉइसेस का हिसाब किताब, जनरली बैंक्स में हिसाब किताब रखना मुश्किल होता है, तो सेवा कर कानून में भी ये रियायत बैंकों को दे रखी थी और जीएसटी कानून में भी दे रखी है कि आप जो भी टोटल आपका उस मंथ का आईटीसी यदि इकट्ठा होता है तो आप 50% उसका ले सकते हैं। और अगर हम कुछ स्पेशल बिल जो हमारे हैं उसके 100% लेते हैं तब? तो दो मेथड अप्लाई नहीं हो सकते सर। एक जीएसटी नंबर पे या तो आप 50% रखेंगे या उसका 100% बिल वाइज, क्योंकि उसमें अनेक बिल ऐसे होते हैं जो इनएलिजिबल हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेज से संबंधित है या अन्य कोई बिल है जिन पे आईटीसी आपको नहीं मिलनी है। तो बेटर ये होता है, बैंक्स जो फॉलो करती हैं जितना मैंने देखा है, दे गो बाय द 50%। जी। एंड दिस रूल वाज देयर अंडर द सर्विस टैक्स आल्सो। और किसी साथी कोई सवाल हो? हेलो जी जी, हेलो। हाँ बोलिए जी सर। सूरज जी। हाँ जी सर, एक चीज पता करनी थी। सेक्शन 74 के अंदर जो नोटिस आए हुए हैं उनको रिप्लाई भी दिया हुआ है हमने, और उसके अगेंस्ट में उन्होंने आईटीसी ब्लॉक कर दिया है हमारा। ना तो वो कैन सेक्शन 87A के अंदर ये तो प्रोविजन है ना कि 1 साल के अंदर जो हमारा आईटीसी है उसे अनब्लॉक कर देंगे। कर देंगे सर, अब तो पोर्टल पे भी शायद ऑटोमेटिक उसका अनब्लॉकिंग का वो आ गया है। लेकिन एक हमारे केस में 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन उसमें भी आईटीसी उन्होंने अनब्लॉक किया ही नहीं है। उसके लिए कोई हम मतलब कि कहीं कुछ लिख के दें या क्या करें? मेरे 5 ऐसे मामले थे अभी पिछले हफ्ते सर, तो मैंने पांचों जी। में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिख दी जीएसटी पोर्टल पे, और ये लिख दिया कि रूल 86A में लिखा हुआ है कि 1 साल से ज्यादा आईटीसी को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। तो 3 दिन के अंदर पांचों ही मामलों में आईटीसी अनब्लॉक हो गई सर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आपने चिट्ठी लिखी है? यस ऑन दी ग्रीवेंस पोर्टल सीपी ग्राम्स। नोट कर लेता हूँ उसको। सर कौन सा पोर्टल बताया आपने? सीपी ग्राम्स। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी साथी कोई सवाल हो? मतलब छोटे छोटे मामले के लिए प्रधानमंत्री को परेशान करना पड़ेगा हमें। यस क्या करें? आपको लड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जिद की वजह से तो जीएसटी चालू लग रहा है। हाँ जवाब भी सही है। राकेश जी थोड़ा आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। राकेश मिश्रा जी। राकेश भैया म्यूट करिए अपने आप को। नमस्कार सर। अभी ये किसी ने प्रश्न पूछा था आईटीसी ब्लॉकिंग का, तो मैं आपको बता दूं, एक एमएम ट्रेडर्स का मामला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 7 अप्रैल 2022 का।
तो इस ट्रेडर्स के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा ही स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया है कि रूल 86A में आप 1 वर्ष से ज्यादा आईटीसी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो आप जब चिट्ठी लिखें प्रधानमंत्री जी को तो इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हवाला भी आप अगर दे देंगे तो आपका काम शायद और जल्दी हो जाए। जी राकेश भाई बताइए। नमस्कार सर। जी मैं नमस्कार। आदरणीय सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छी स्पीच आपने दिया है और तमाम कानूनों पर और नियमों पर आपने जो अपनी बात रखी है उसके लिए हम आपको खास बहुत बधाई देते हैं। जीएसटी में से बहुत ही विसंगतियां हैं। जब से जीएसटी कानून लागू हुआ है तब से आज तक व्यापारी तो अलग परेशान है, हम अधिवक्तागण परेशान है, सी भी परेशान है। अब इसका हम लोग क्या हल निकाला जाए, कैसे क्या किया जाए, इस पर हमें इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा। और आप तो प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके अपनी समस्या हल कर ले रहे हैं, लेकिन सबकी समस्या का समाधान कैसा हो उसे किस तरह से हम लोग करें कि एक साथ कुछ ऐसे नोटिफिकेशन विसंगतियों से हमें छुटकारा मिल सके, हमें इस पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए उपकाश परिवार है, हम लोग इस पर काम करेंगे ऐसा हम मानते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे अच्छा कदम उठाएंगे और अच्छा प्रयास हमारा होगा, इससे काफी चीजों को हम इस पे दूर कर सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। और किसी साथी कोई सवाल हो? मोहित वर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर। जी सर बोलिए। सर जुलाई 2019 में एक क्लाइंट की आईटीसी नहीं ले पाए और बाद में भी जानकारी के कारण नहीं थी। जो 18 महीने का टाइम होता है सितंबर तक का, उसमें भी नहीं ले पाए। उसका कुछ क्या हो सकता है? एज ऑन डेट तो कोई जवाब नहीं है आपकी समस्या का। आईटीसी आपको मिलनी नहीं है, जीएसटी में समय सीमा है और उस समय सीमा का पालन हमें, जो सेक्शन 16(4) है उसका पालन हम सभी को करना है। अभी डिपार्टमेंट वाले अभी नोटिस तो नहीं दिया उन्होंने, अभी बोला के ही कहा था उन्होंने कि आईटीसी जीएसटीआर 1 जो भरा किया उस पीरियड की, उसमें हमने टैक्स तो उसमें सेल दिखाई हुई है पूरी, लेकिन 3B भी गलत गई हुई है उस पीरियड की। तो ना तो टैक्स हमने आईटीसी क्लेम की, ना ही टैक्स दिया उस आईटीसी के ऊपर। लगभग 7 लाख की आईटीसी है। रिस्ट्रिक्शन है वो आईटीसी पे रिस्ट्रिक्शन है, टैक्स पेमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। आईटीसी आपकी मोहित जी टैक्स देना पड़ेगा। मेरे व्यापारी ने अभी 3 दिन पहले ही 18 लाख रुपए टैक्स जमा करा है। जो कोड़ी पैसा आ गए बिल्कुल इसी तरीके का मेरा एक केस है भाई बोल रहे हापुड़ का, और उसमें मेरे व्यापारी ने जीएसटी 1 में सेल दिखा दी थी, जीएसटी 3B में नहीं दिखाई थी। और अभी उसने 18 लाख रुपए करीब टैक्स जमा करा है और इंटरेस्ट रह गया है। तो कह रहा था इंटरेस्ट मुझे सब एक आध दिन टाइम दिला दीजिए, मेरे पास पैसा कैश नहीं है मैं जमा करने के लिए। तो बाय द वे ये अच्छा हुआ कि उसने आईटीसी के कहीं मतलब एडजस्ट नहीं की थी, कहीं और उसके पास आईटीसी स्टैंड करती थी उसके क्रेडिट लेजर में, तो उसने वहां से एडजस्ट करके वहां से उसको पेमेंट कर दिया। वही सेम समस्या है, लेकिन हमारे पास तो आईटीसी भी नहीं है। तो अगर आपको कैश जमा करनी पड़ेगी अगर आपका आईटीसी नहीं है तो, और विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वरना अधिकारी के पास आपके पास पेनल्टी प्रोविजन है, उसमें वो आपको पेनल्टी लगा सकता है। लगा नहीं सकता, लगाएगा। कहीं भी जुड़ेगा अपील वगैरह कहीं भी। क्यों सौरभ सर, मैं सही बता रहा हूँ गलत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अपील वगैरह का कोई फायदा नहीं होगा सर। सौरभ सर आपके यहाँ वो आगरा से आया है मेरे यहाँ कुलदीप रतन, उसी ने पकड़ा है मेरा केस। अच्छा। वो आजकल डिप्टी कमिश्नर है हापुड़ में। और मैं तो बैठा हूँ अमेरिका में इस टाइम। वो मेरे हापुड़ में वो मेरा वहाँ केसों में लगा हुआ है। मैंने से कहा भी, मैंने कहा भाई 10 दिन बाद, नहीं शर्मा जी मैं करना है मुझे। अच्छा भैया कर लो। उनके लिए आप अमेरिका में कुछ गिफ्ट का अरेंजमेंट कर लीजिए। नहीं वो मैंने करा दिया उसको मैंने बोल दिया, व्यापारी से कह दिया जा गिफ्ट ले जाना उसके लिए, लड्डू का डिब्बा लेके चले आना गिफ्ट लेके उनके यहाँ। सौरभ जी एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? जी सर पूछिए।
सौरभ जी एक चीज बताइए, यदि सपोज दैट कोई व्यापारी के पास इनवॉइस समय से नहीं आ पाती है और वो उसकी आईटीसी अपने में नहीं दिखा पाता, 16/4 का जो टाइम पीरियड है 180 डेज, नेक्स्ट मंथ के 180 डेज में उसमें भी नहीं दिखा पाता, बट उसके 2A में वो दिखती है वो परचेज, तो जब वो एनुअल फाइल करता है तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट करती है, जबकि वो क्लेम नहीं कर पाता, तो क्या उस कंडीशन में एडवर्स डिपार्टमेंट कुछ ले सकता है उसके लिए एडवर्स एक्शन? अरे सर, जीएसटी कानून में सबसे बड़ा मामला तो उसी का है। भारतीय एयरटेल का आप केस पढ़ेंगे, भारतीय एयरटेल ने अपनी 946 करोड़ की आईटीसी ले नहीं पाया। 1.5 साल बाद वो जब पहुंचा, उसे मालूम पड़ा कि 946 करोड़ तो मेरे छूट गए, क्योंकि जीएसटी 2A तो 17-18 में आया नहीं था। जब उसने अर्जी लगाई दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि मैं अपने 946 करोड़ ले सकता हूँ बाद में, आफ्टर दी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय एयरटेल के पक्ष में निर्णय लिया। लेकिन जो विभाग था वो उच्चतम न्यायालय चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जीएसटीआर 2A में आपके प्रदर्शित नहीं है आईटीसी, और आप 946 करोड़ की आईटीसी 17-18 में नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 2A, तो आप उस आईटीसी को 16/4 की समय सीमा के बाद नहीं ले सकते हैं। इतना बड़ा केस हारा है सर अभी भारतीय एयरटेल का, आप देखेंगे। सर क्या लगता है सर, ये आईटीसी का जो सिस्टम चल रहा है, इसमें व्यापारी इस तरह से शोषित होगा तो क्या स्थिति बनेगी? जीएसटी कहाँ तक कदम बढ़ा पाएगा? स्थिति ये बनेगी कि वकील साहब को पूरे तन मन धन से लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरे देश का व्यापारी लड़ेगा, इसमें जो है परेशान वकील थोड़ी होगा। हाँ, जिस तरीके के प्रावधान अभी आए हैं, आप देखिए अगले 3 सालों में क्या अर्थ का अनर्थ होता है। वैट अधिनियम सर, वैट अधिनियम में बहुत सारी गुंजाइशें थी। हमारे पास अगर बिल है हमारे पास तो हमको आईटीसी और हमको सब चीज अवेल हो रहा था, लेकिन जीएसटी में अब नहीं है जी। अब तो हमारा असेसमेंट होता है तो उसमें वैट में अभी भी चांसेस है कि सब हो जाते थे, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसमें कोई 5-10 लाख का व्यापारी जो 10 लाख 20 लाख उसका टर्नओवर है, उसके ऊपर अगर आईटीसी को लेकर 2A में सिस्टम प्रॉब्लम थी तो आज उसके ऊपर 10 लाख का डिमांड खड़ा हो गया है, तो छोटा व्यापारी 10 लाख रुपए कहाँ से लाके देगा? वैट कानून में सर समय सीमा आईटीसी अर्जित करने की कोई ऐसी समय सीमा जो है वो इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन ज्यादातर राज्यों के जो कानून थे उसमें नहीं था, लेकिन जीएसटी कानून में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम सभी को मालूम है कि आईटीसी जो है वो एक निर्धारित समय सीमा के तहत ही आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक जजमेंट मैंने अभी आपको बताया भारतीय एयरटेल का, वो बड़ा ही एक लैंडमार्क जजमेंट है और उससे ही प्रमाणित हो जाता है। द लॉ ऑफ द लैंड इज दैट कि अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपको कोई पीछे से कोई दूसरी ट्रेन में सवार करने का मौका अब जीएसटी कानून में तो नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद सबको जीएसटी कहेंगे। अगर सवाल नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने महामंत्री उपकाश श्री विश्वनाथ मिश्रा जी से कि आज का वोट ऑफ थैंक्स करें और उसके बाद राष्ट्रगान का आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थापक अध्यक्ष जी। मैं बहुत बढ़िया ढंग से आज की जो वेबिनार हो रही है, हमारे साहब श्री सौरभ जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन की तरफ से। ऐसे ही आप हमें जब भी हम आपको याद करें और ज्ञान की पोटली को लेके आप जो है हमें जरूर करेंगे, मैं इसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपका तो नाम ही इतना है कि उस नाम की जो मीनिंग है वो भी बहुत बढ़िया है, जिससे सब लोग इससे प्रभावित होते हैं। और आपके नाम का एब्रिविएशन मैंने अभी बनाया जो है बेटेड है, मैं आपके नाम का एब्रिविएशन में जो एस है, एस फॉर सेंसिबल। आप अपने ज्ञान को बिल्कुल सेंसिबल रूप से जो आज हम लोग को ज्ञान दिए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। ए फॉर अट्रैक्टिव, आपने लगभग जितने लोग बैठे हुए हैं आप अपने वाणी से पूरी तरह से अट्रैक्टिव करके हम लोग को पढ़ाया है, मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपने हमें जो समझाया और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन पूछा उस पर आपने अच्छी तरह से समझाया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से हमको समझाने की है और आपको समझने की बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पे। आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि आप बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस तरह से आप समझा रहे हैं, और भी चीजें आपके अंदर हैं जो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की।
ए फॉर एम्बिशियस। आप आगे बढ़कर जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, हो सकता है आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जीएसटी की और भी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े, हम लोग सहयोग करें आपका। बी फॉर ब्रिलियंट, आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है इस चीज में, बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं, मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। एच फॉर ऑनेस्ट, आपका जो लास्ट का एच है वो ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्टली जो है आपने हम लोग को ज्ञान दिया। मैं बहुत बहुत उपकाश की तरफ से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।